अस्सलाम वालेकुम, good morning everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah and Mubashir. How are you? बहुत मुबारक हो भाई कौम को। आज हम बहुत खुश हैं। आज हम बहुत खुश। फाइनली कल पता चला है कि किस तरह टीम ने खेला है और क्या छक्के चौके मारे फखर जमान ने, और लग रहा था प्ले था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अच्छा बन गया मेरे ख्याल। एक मोटिवेशन मिली जाएंगे। Whatever the motivation was, might be एक तो फखर का वापस आना, बिकॉज आपको पता ही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट तो वो पहले मैच में ही थे, उसके बाद थे नहीं, और फिर ये फील हुआ कि ये जो ओपनिंग जो था ना दोनों का, अब्दुल्ला शफीक और बिल्कुल यही होना चाहिए था। आई डोंट नो, ऐसी फीलिंग सी हो रही थी कि कुछ गलतियां बीच में हो गई और इन्हीं दोनों को ओपन करना चाहिए था। इस तरह नजर आया कि जिस तरह जम के खेले हैं। हाँ, पता चला है कि ऐसे नहीं कि वर्ल्ड कप में जिस तरह परफॉर्मेंस रही है, और काश इसका 20% भी अगर ये पहले मैचेस में खेल लेते तो हमारा पॉइंट्स टेबल पर कुछ वो अगर मगर जो है थोड़ा सा बेहतर। स्टोरी ऑफ आवर क्रिकेट भी ये है ना कि हम काश पे भी बहुत चले जाते होते हैं, बिकॉज फिर हम अच्छा खेलते हैं एंड देन एवरीथिंग लुक्स ग्रेट। मतलब दिस लुक लाइक विनिंग टीम, डिटर्मिनेशन नज़र आ रही थी, बॉडी लैंग्वेज वाज डिफरेंट लगता था, और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट कि बाकी जो सारी बातें हम गप्पे इधर लगाते हैं, पीसीबी ने क्या किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट के साथ, मतलब ये सारी चीज़ें ऐसा लग रहा था कि उनको बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रही है। इनफैक्ट इफ एनीथिंग तो उनको मोटिवेट कर रही है कि वी नीड टू प्रूव अ पॉइंट हियर। और पॉइंट्स टेबल पर हम पहले पेज पे आ गए। हाँ, पहले पेज पे आ गए। अफगानिस्तान से हम ऊपर आ गए। हाँ। तो अब आज के मैच जो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का है, उसमें साउथ अफ्रीका अगर जीत जाए तो हमारा अगर मगर मजीद बेहतर हो जाएगा। पॉइंट्स टेबल भी हमारे सामने आ रहा है। पॉइंट्स टेबल भी सामने आ गया, लेकिन ये मुबशर जो आपने बात की है ना, ये आधा पाकिस्तान कल इसी कैलकुलेशन में लगा हुआ था कि कौन किससे हारेगा या जीतेगा। और उस आधे पाकिस्तान में मैं जरूर था। ऑफ कोर्स आप तो थे ही थे। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट्स टेबल इज लुकिंग लाइक एंड वी आर कंफर्टेबल इन द 5th पोजीशन। और यस यू आर राइट, अफगानिस्तान से हम ऊपर। भारत अब तक कोई मैच नहीं हारा, 12 पॉइंट्स हैं। जनूबी अफ्रीका के 10 पॉइंट्स हैं, एक मैच हारा है जनूबी अफ्रीका, और आज हमें दुआ करनी है कि जनूबी अफ्रीका अपना मैच आज का जीते। न्यूजीलैंड 2 मैचेस हारा है और 8 पॉइंट्स हैं उसके। ऑस्ट्रेलिया के भी 8 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान के हैं 6 पॉइंट्स। अफगानिस्तान के भी 6 पॉइंट्स हैं, लेकिन हमारा रन रेट उनसे बेहतर है। तो वी आर लुकिंग। और अफगानिस्तान ने एक मैच कम खेला। क्या किया उन्होंने? अफगानिस्तान ने एक मैच कम खेला, यानी 6 मैचेस खेले, और वो उनका नंबर हमसे नीचे है। 7 मैचेस के साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान से ऊपर। ऑलराइट, देयर यू गो। सो तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल खेलने की उम्मीद अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है। वैसे ये दिस इज स्ट्रेचिंग इट टू फार मुबशर, मतलब कितनी जिंदा हो सकती है? अभी बहुत हमसे ऊपर हैं और उनके पॉइंट्स वगैरह देखे, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं मैच अगर कोई ना कोई बारिश हो जाए, हाँ। कोई टीम खेलने से इनकार कर, मतलब बहुत ही मोजज़ा होगा, कुछ बहुत ही ऊपर नीचे इधर उधर चीजें होंगी तो हमारा फिर भी चांस बनेगा। लेकिन यू नो आई एम गुड विद विनिंग। मतलब बेशक हम टॉप 3 में आते हैं नहीं आते, वी आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट नॉट, मतलब ये सारी बात की बातें हैं, लेकिन जो हम खेल रहे हैं वो बस अच्छा प्ले होना चाहिए। बेस्ट पार्ट इज हुमा के जो इतनी टेंशन पाकिस्तान में चल रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रही है, exactly. तो उस चीज़ को पीछे रखकर बहुत अच्छा कल मैच हुआ, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है बाबर 11 ने। अच्छा, तो जी वर्ल्ड कप में मुसलसल, अब इफ़ यू आर जस्ट जॉइनिंग अस एंड इफ इन केस यू आर नॉट सो इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, तो हम आपको बता दें कि 4 शिकस्तों के बाद ये हुआ है कि पाकिस्तान ने कल बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया है, और बाबर 11 ने 205 रन का हदफ 33वें ओवर में 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। हाँ ऑफ कोर्स करो, 33वें ओवर में कर लिया। अगर ये थोड़ा सा पहले कर लेते, 28वें ओवर तक कर लेते, हम बहुत बेहतर हो जाता हमारा रन रेट। लेकिन मेरे ख्याल में इनको बताने वाला नॉट विनिंग एट ऑल टू विनिंग, मतलब यही बहुत बड़ी जंप है हमारे लिए। मुझे अच्छा लगा 25 से 30 ओवर्स के बीच में अगर हम कर लेते चेज तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होता। ये वही वाली बात तो नहीं जब मांगने को आओ तो फिर कहें कि नहीं और भी चाहिए, नहीं 2-2 चाहिए, मतलब ये वो वाली बातें हम करना स्टार्ट हो गए। तो प्लेयर ऑफ द मैच थे ऑफ कोर्स फखर जमान, और फखर जमान ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी मुबशर, 4 चौके 7 छक्के, ऐसा ही हुआ है ना कुछ? बिल्कुल। और कल ही वाज ऑन फायर, कल जबरदस्त, यानी ये जो बैटिंग की है फखर जमान ने, किसी भी पाकिस्तानी बैटर ने पिछले किसी मैच में इस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं दी जिस तरह बाकी टीम्स के ओपनर्स दे रहे हैं। छक्के चौके, बाउंड्रीज, पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल हमने नहीं किया जो कल फखर जमान ने किया, और ज़बरदस्त। अब्दुल्ला शफीक भी बहुत अच्छा खेले, उन्होंने 68 रन बनाए। और बॉलिंग की अगर बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद वसीम ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेटें हासिल की। और ये कुछ छक्कों के शॉट्स ना एक दफ़ा दोबारा मज़ा आता है देखने में।
ये जी फ़खर ज़मान, ये वो कलर था जो मिस कर रहे थे हम। फ़खर ज़मान वो चैंपियंस ट्रॉफी वाला, अगर आपको याद हो 2017 में जिस तरह इनकी इनिंग्स थी, सेंचुरी बनाई थी, वो वाला फील कल फ़खर ज़मान। कमेंट्री बॉक्स में भी काफ़ी हैरत हो रही थी। रवि शास्त्री का थोड़ा मूड ऑफ है। शेन वॉटसन का तो खैर मुंह खुला हुआ था कि इधर हुआ क्या है, बट दिस इज द प्ले दैट पाकिस्तान इज केपेबल ऑफ ऑन अ गुड डे। और ये गुड डे कुछ मैचेस बाद आया, सॉरी टू से, लेकिन हम खुश हैं कि आ गया, हमने अच्छा जी, किया। पाकिस्तान के अब 2 मैचेस बाकी हैं नॉकआउट मरहले के हवाले से, अगर मगर की सूरत हाल है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेलने की उम्मीद ऐसे माहौल में भी बरकरार रखी हुई है जब, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, पहले भी हमने जिक्र किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत कुछ हो रहा है, एक टेंशन का माहौल है, मुख्तलिफ स्कैंडल्स सामने आ रहे हैं। एक बात तय हो चुकी है कि अब पीसीबी का सिस्टम चलने वाला नहीं। ये आपने बड़ी अच्छी बात कर दी है, बिकॉज इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग विद द बॉयज़, उन्होंने अपने आप को जो डिस्टेंस करना शुरू कर दिया ना कि भाई ये तो डिसीजन ही इंजमाम और बाबर की थी कि कौन जाएगा कौन है। बेसिकली उन्होंने हैंड्स अप किया हुआ था, बाय ऑल पर्पसेस यही नज़र आ रहा था। और फिर वो जो लीक हुई थी व्हाट्सएप, तो वो भी बड़ा ही इट वाज इन बैड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला, फिर अच्छी बात नहीं और थी देखें। लेकिन अब आज जो हम कल मैच जीते हैं उसका क्रेडिट कौन लेगा, क्योंकि हारने के वक्त तो कोई नहीं सामने था, लेकिन जीतने के वक्त आई गेस सब लोग सामने आ जाते हैं, जो कि होता ही है। अच्छा जी, सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं, माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और कोलकाता से। लेट्स टॉक टू सिकंदर फर्स्ट। सिकंदर, कैसा लगा मैच? ये देखो, कब से हम कह रहे थे कि फखर को खिलाओ, आपके सामने ही हम कितने दफा कह रहे थे कि भाई एक ही हमारे पास ऐसा प्लेयर है जो इस टाइप की क्रिकेट खेलता है जिस टाइप की क्रिकेट सारे खेल रहे हैं। मगर कहते हैं ना, देर कर दी मेहमान आते आते, तो मेहरबान आते आते, तो वो हमने थोड़ी सी देर कर दी। एनीवे, अब ये है कि जी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया अपने तीनों मैच हारेंगे तो हम ऊपर आएंगे, अदरवाइज हमारे पास कोई ऐसा चांस नहीं। मगर कम से कम लेकिन फ़खर ज़मान की पिछले मैचेस की परफॉर्मेंसेस देख लें तो वो भी अपने उस पुराने रंग में नहीं थे और आउट ऑफ फॉर्म थे, तो ऑप्शन कोई नहीं था। टोटली एग्री। मगर देखो, जब हम वहाँ गए उस वक्त वो नहीं थे, मगर जब हमने दूसरों की क्रिकेट खेलते हुए देखी, हमने कहा एक ही शख्स हमारी ओपनिंग के अंदर ये फर्क डाल सकता है, वो फखर है, तो आप इसको खिला दो, देख लो भाई, चांस ही लेना ना। आप लेके तो चले गए, वो बेंच पे बैठा क्या कर रहा है, खाना ही खा रहा होगा और मतलब चाय पी रहा होगा, तो खिला दो उसको, देखो क्या है। मगर किसी ने बात ही नहीं सुनी। पता नहीं वहां पर किस किस्म की सोच के लोग बैठते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या होता है। और क्रिकेट बोर्ड का तो कंट्रोल है ही नहीं क्रिकेट टीम के ऊपर, और लड़कों का है। वो लड़के भी गलत सोच रहे थे, और मैं तो ब्लेम करूंगा बाबर को, रिजवान को। ये लड़के हैं जो कि पाकिस्तान की टीम चलाते हैं, जो कि हकीकत है, हर एक को पता है, उसमें कोई शर्माने की। क्रिकेट बोर्ड का तो सिकंदर ना ही बात करें, उनका तो अपने ऊपर जोर नहीं है, उनको तो खुद नहीं समझ आ रही होती कि करना क्या है। दिस सिस्टम डेफिनेटली नीड्स टू बी रीवैम्प्ड एंड रीहॉल्ड। भट्टी साहब, क्या हाल है? बड़ा फाइनली खुशी हुई होगी सिटिंग इन इंडिया एंड गेटिंग पाकिस्तान की जीत। बताएं, जीतने से पहले एटलीस्ट हमें एज व्यूअर्स देखते हुए टीवी पे अभी नहीं पता था कि जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन फिर भी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट नज़र आ रही थी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड नज़र आ रहा था, कुछ ऐसा ही है? जी हाँ हुमा, बिल्कुल बहुत खुशी की बात थी कि भारत में पाकिस्तान ने जीता, और 30,000 तमाशाई थे जो पाकिस्तान टीम को भी वैसे ही चेयर कर रहे थे जिस तरह बांग्लादेश की टीम। हालांकि ये वेस्ट बंगाल है, बंगालीज जो थे वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ईडन गार्डन्स की एक हिस्ट्री है कि ये बड़े क्रिकेट लविंग मुल्क है, ये क्रिकेट लविंग नेशन है, और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान टीम को सपोर्ट मिली। फिर वो जो मिकी आर्थर कहते थे, कल दिल दिल पाकिस्तान हर मैच में बज रहा था भारत के मैच के अलावा, लेकिन कल जब बजा तो उसका कुछ मजा ही और था कि कौमी तराने के बाद वहां दिल दिल पाकिस्तान गूंज गया। लेकिन ये जो फखर की बात कर रहे हैं ना सिक्कू भाई जी, 3 दिन पहले जब हमारी टीम होटल में फखर से बात हुई, सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मौजूद थे, फखर ने कहा कि मेरे घुटने की इंजरी बेहतर हो रही है। लेकिन कल उन्होंने बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात की। कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद आए, उन्होंने कहा कि मेरी इंजरी जरूर थी, लेकिन इतनी खराब इंजरी नहीं थी कि मैं पिछले मैचेस में जो बाहर बैठा मैं खेल ना सकता। इसका मतलब टीम मैनेजमेंट ने उनको जानबूझकर बिठाया।
बड़ी अजीब किस्म की डिसीजन मेकिंग ये लग रही है, जब खुद कह रहा है बंदा। लेकिन भट्टी साहब, फ़खर ज़मान को जो चांसेस मिले उसमें तो सबके सामने उनकी परफॉर्मेंस वो ऐसा ही लग रहा था कि वो अप टू द मार्क नहीं थी। नहीं, हैविंग सेड दैट, पिछले कुछ मैचेस में अगर वो नहीं थे और सारों को ही चांस मिल रहा था और कोई कुछ खास कर नहीं रहा था, तो इनको वापस ले आते। देखिए, इनकी जगह इमामुल हक पिछले 7 मैचेस खेले, बल्कि 6 मैचेस इमाम खेले, 7वां मैच कल फ़खर खेले। फ़खर ने पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेला था, 5 मैचेस वो बाहर बैठे। तो मेरा ख्याल में बीच में इमाम की परफॉर्मेंस भी इतनी को आउटस्टैंडिंग नहीं थी कि इमाम को बार बार चांस दिया जाता है। लेकिन आपको पता है कि इमाम की दोस्ती जो है वो पाकिस्तान टीम के कप्तान से है, और कप्तान ने फिर उनको अहमियत दी। बल्कि जो साउथ अफ्रीका का मैच था उस दिन भी हमने सुना कि फ़खर जो थे वो कह रहे थे कि मैं फिट हूँ, मैच खेल सकता हूँ, लेकिन कप्तान जो थे वो इमाम के साथ गए और इमाम ने 17 रन बनाए। तो मेरा ख्याल में हम जो फैसला साजी तो में भट्टी साहब, क्या ये एक्सपेक्ट किया जाए कि अगले जो बाकी 2 मैचेस हैं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें फिर इमाम को रेस्ट ही कराया जाएगा और अब्दुल्ला शफीक और फ़खर ज़मानी ओपन करेंगे? बिल्कुल मुबश्शिर, अभी फिलहाल तो ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि इमाम अगले 2 मैचेस में कमबैक कर सकेंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग फ़खर ने परफॉर्मेंस दी। और अब पाकिस्तान को मैच नहीं जीतने, मैच जीतना तो एक पाकिस्तान का टारगेट है, लेकिन बड़े मार्जिन के साथ जीतने, ताकि हम अपना नेट रन रेट भी बेहतर करें। दूसरी टीमों के रहमो करम पर हम जरूर हैं, हमें खुद मैच जीतने, खुद रन रेट भी बेहतर करना है, लिहाजा ये रन रेट फ़खर ज़मान ही बेहतर कर सकते हैं। सही। अच्छा सिकू, जिस तरह कल कमेंट्री में भी रमीज़ राजा कह रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी जब पहले ओवर में या अपने दूसरे ओवर में विकेट लेते हैं तब एक मोमेंटम बन जाता है पाकिस्तानी टीम का जीत की तरफ। कल हमने देखा जब शाहीन शाह अफरीदी ने विकेटें ली तो एकदम ऐसा लगा कि हम बस आज का मैच जीतने वाले हैं, तो ऐसा लगता है। और कल उन्होंने तेज़ तरीन सेंचुरी करने वाले फास्ट बॉलर बन गए हैं शाहीन शाह अफरीदी। तो बहुत डिपेंड करती है हमारी टीम शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस पर। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, दुनिया का कोई भी फास्ट बॉलर अगर शुरू में आउट कर दे, शाहीन तो करता है, मगर दुनिया का कोई फास्ट बॉलर अगर आपको शुरू के 3-4 ओवरों में उड़ा 2-3 विकेटें लेके दे दे और पहले ही ओवर में अगर लेके दे दे, तो फिर तो दूसरी टीम का जो है डिफेंसिव मोड में चले जाती ना। वो आते हैं कि ठीक है T20 मैच हो या आपका 50 ओवर्स का मैच हो, वो तो आते हैं कि जो हम अटैक करेंगे आके, मगर जैसे ही उनकी विकेट गिरती है पहले ओवर में तो वो डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि नए बॉल पे आप शुरू के अंदर विकेटें लें। तो कल आपने एक और चीज अगर शायद नोट किया ना किया, हम बैठे वहाँ स्टूडियो में सब मैच देख रहे थे कि शाहीन उतनी तेजी के साथ नहीं भाग रहा था जैसे वो उनमें था ना, डेस्परेशन कि मैं उड़ा दूंगा, मैं पहली विकेट दूंगा। वो बट आराम से आ रहे थे और कल उनकी लेंथ, हम हर बॉल टू बॉल उस वक्त स्क्रीन पे बैठे हुए थे, शायद भट्टी साहब भी थे, तो हम बॉल टू बॉल बता रहे थे कि देखिए पहला बॉल उन्होंने इधर किया है लेफ्ट हैंडर को, फिर राइट हैंडर को आके उन्होंने अपनी लेंथ चेंज की। तो उससे उसका मतलब है कि किसी ने उनको बहुत बैठ के समझाया है, चाहे वो कोच हो या जो भी हो, उसने उनको कि भाई आप जल्दी ना करें, एक्साइटेड ना हो, टेक योर टाइम, अपनी लेंथ पकड़े, रिदम में आए। जो बॉलिंग है, बैटिंग है, वो रिदम का काम है, आपको रिदम आना चाहिए। रिदम बॉलिंग में तो खास तौर पे आपका रन अप और ये सब मिल जाए और रिदम बन जाए तो फिर आपका गेंद स्विंग भी होता है, आपकी लेंथ भी अच्छी हो जाती है, एवरीथिंग गोज वेल। तो कल वो रिदम में नजर आए। उनकी एक दो बॉल जो तीसरी विकेट थी उनकी, वो तो बहुत ही क्लासी थी, जो सामने से पड़ के मूवी महमूदुल्लाह को, दैट वाज अ वेरी गुड बॉल, मतलब आउटस्टैंडिंग बॉल था। तो वो उस किस्म की बॉलिंग वो हम मिस कर रहे थे, वो हो गई है। मगर ये कि जिस तरह हम क्रिकेट बोर्ड को ब्लेम कर रहे हैं, हमें जो क्रिकेट की टीम में सिलेक्शन है, जो 11 लड़कों की जो सिलेक्शन होती है, उसमें हमें लड़कों को ब्लेम करना चाहिए, वो लड़के जो टीम चलाते हैं। तो हम सिर्फ क्रिकेट बोर्ड को अकेला ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल, यू राइट एंड वी एग्री विद यू। इनफैक्ट वो पहले क्रिकेट बोर्ड को हम कुछ नहीं कह रहे थे ना, सिर्फ लड़कों को ही कह रहे थे। तो अब हम जरा इक्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एवरीबडी हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन व्हाट हैपेंड। भट्टी साहब, अब हमें ये तो बड़ी अच्छी तरह ही पता है और टीम को भी डेफिनेटली पता ही है कि अब जो जीत होगी या जो खेलना है, और अगर इंशाल्लाह जीत के करीब है तो हमने अपना रन रेट भी देखना है। क्या ही बात होती अगर कल वाला मैच जो है वो 25 से 30 ओवर्स में हो जाता। तो आपको लगता है कि इस वक्त हमारी कंसंट्रेशन है ये किसी तरह निकल ही जाए, या फिर हमारी ये है कि अच्छी तरह निकले ताकि हमारा आगे का चांस बने? देखें, कल भी उनकी कोशिश तो बहुत थी। जब फ़खर ज़मान मार रहे थे, फिर बाबर आए, बाबर ने भी तेज खेलने की कोशिश की, अब्दुल्ला शफीक भी तेज खेलने की कोशिश में आउट हो गए,
तो लेकिन ऊपर तले जो मेहदी हसन मिराज ने 3 विकेटें ली ना, वहां पाकिस्तान टीम थोड़ा सा स्लो हुई, वरना एक वक्त में तो लग रहा था कि पाकिस्तान 29 ओवर्स में ये टारगेट चेस कर लेगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो इंटेंट कल हमें नजर आई, अगर यही इंटेंट हमें अगले मैचों में भी नजर आए तो कोई वजह नहीं है कि हम सभी प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया कल। लेकिन जब जिस तरह बाबर आए, पहली बॉल पे उन्होंने कवर ड्राइव पे खूबसूरत चौका मारा, लेकिन उसके बाद फिर 16 बॉल्स पर सिर्फ 9 रन बनाए। बाबर को क्या हो गया है? बाबर क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे? बाबर से बात हुई है? क्या बाबर आजम वो उस कलर में नजर नहीं आ रहे जो लगता है प्रेशर के अंदर थोड़े से दब गए हैं सब। देखिए मुबश्शिर, हुमा, आप जो भी कह लें, बाबर आजम भी इंसान है। बाबर आजम के साइडलाइन पे जो मामला चल रहे हैं ना, वो हो सकता है कि डिनाई करें कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये जो पीसीबी के मामलात हैं, उनकी जिस तरह लीक्स हो रही हैं, मुख्तलिफ चीजें, पीसीबी से प्रेशर बिल्ड हो रहा है, और फिर टीम हार रही थी तो बाबर पे भी कहीं ना कहीं तो उसका असर पड़ रहा है। लेकिन बाज गलतियां बाबर से भी हुई। अब आप देखें, एक और कल कैरेक्टर था पाकिस्तान टीम में जिसने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, वो था मोहम्मद वसीम जूनियर। मोहम्मद वसीम जूनियर पिछले 2-2.5 साल से इस टीम का पार्ट था। जब नसीम शाह अनफिट हुए, बाहर से हसन अली को हमने लाके खिला दिया, हमने मोहम्मद वसीम पर रिलाई नहीं किया। आप देखें पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और कल जिस तरह मोहम्मद वसीम ने बॉलिंग की है, मेरे ख्याल में ये यंगस्टर हैं, हमें इनको एक्सपोज करने की जरूरत है। ये यंगस्टर हमारा फ्यूचर है, लेकिन हम बाज दफा नए लड़कों को चांस देने से डरते हैं। और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग जिसका बहुत महीनों से चर्चा था, कल आप देखें 10 में से 8 विकेटें हमारे फास्ट बॉलर ने आउट की। तो एक टेम्पो जो फास्ट बॉलिंग ने बना के दिया उसको फिनिश किया हमारे बैटर्स ने। तो फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस भी अगले मैचों में बहुत अहम होगी, लेकिन स्पिनर्स एज यूजुअल स्पिनर्स ने डिसअपॉइंट किया। अच्छा, ये स्पिनर्स का आपने जिक्र कर दिया, जल्दी से सिकंदर, टाइम बहुत कम है। हमारे स्पिनर्स क्यों नहीं काम कर रहे? हमारे स्पिनर्स ने पूरे टूर्नामेंट में काम नहीं किया कुछ खास। देखो हुमा, मैं अब्दुल्ला का नंबर तो मेरे पास था, मैंने उनको मैसेज करता रहता हूँ। मैं आपके प्रोड्यूसर को एक क्लिप भेजूंगा जो मैंने, और आप भी इस प्रोग्राम में, मैं आप अब्दुल्ला थे 2019 का 2019 का क्लिप मेरे पास पड़ा हुआ, इत्तेफाक से वो आ गया था मेमोरीज के अंदर। तो आप देखिएगा उस वक्त 2019 में, आज से 4 साल पहले मैं कह रहा था कि ये स्पिनर्स हमारे अच्छे काम नहीं कर रहे, हमारी फील्डिंग खराब है, हमें इसको इम्प्रूव करना है। 4 साल। तो ये जो है अभी जो बात की है भट्टी साहब ने, मैं बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ कि वसीम ने बड़ी अच्छी बॉल की, और पहली दफा कल हमने रिवर्स स्विंग देखा है। जो हमारा होता था वो कर रहा था, तो उसका मतलब इम्प्रूवमेंट आई। मगर हमारी जो बॉलिंग है, जब हम पर अटैक हो जाता है तो फ्लैट हो जाती है। कल हम पे अटैक ही नहीं हुआ तो वो फ्लैट नहीं हुए, उन्होंने चढ़ के बॉलिंग की। इसकी ये भी वजह हो सकती है कि हमारा स्पिन बॉलिंग कोच ही नहीं है कोई प्रॉपर, और जो स्पिनर्स पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दे, उसामा मीर, शादाब खान, मोहम्मद नवाज पर तवज्जो दी। मुबश्शिर, आप यकीन करें ये किसी की नहीं सुनते। जब इनके चढ़ाई हुई होती ना, वो भट्टी साहब जो बात कर रहे हैं, बाबर जो है दूसरी चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, वो बाबर आजम बन गए हैं। वो उनका एक जो एजेंट है वो उनको खराब करता जा रहा है। मेरे पास एक वो ऑडियो क्लिप आई हुई है जो हमारे एक रिपोर्टर ने मुझे दी हुई, वो मैं नहीं बताना चाहता। उसके अंदर मतलब इतनी छोटी छोटी बातें हैं कि अमेरिका में उन्होंने क्या मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ कि वीडियो ऑडियो लीक करूँ। अच्छा, वेरी क्विकली भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम के साथ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी ट्रेवल कर रहे हैं जी। तो सुनने में ये आ रहा है, जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं ना, सुनने में आ रहा है जो साइकोलॉजिस्ट जो लेक्चर दे रहे हैं प्लेयर्स, उनको भी तवज्जो से नहीं सुन रहे। ये तो मेरे साथ हमारे जमाने में भी ऐसे ही था। हमारे जमाने में भी साहब, आपसे मजीद भी हम बात करेंगे। सिक्कू, थैंक यू सो मच, और हम लेट्स होप कि पाकिस्तान बस अगले मैचेस जीते और हम क्रिकेट वर्ल्ड कप पे कॉन्सेंट्रेट। अच्छा जी, एशियन बैट्समैन का कहलाए जाने वाले टेस्ट क्रिकेटर ज़हीर अब्बास हमारे साथ हैं। ज़हीर अब्बास साहब, सबसे पहले तो एक बात जो हम समझना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड आजकल जिस तरह के मसाइल का शिकार नज़र आ रही है, लगता यही है कि ये हमेशा से इसी तरह था। मैनेजमेंट, खिलाड़ियों और बोर्ड के इख्तलाफात या कोई टेंशन, क्या आपके दौर में भी ये सब कुछ होता था या फिर ये रिलेटिवली नई एक चीज़ है? जी, ये अमूमन मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि ये तनाव चाहे खुलेआम हो या ना हो, लेकिन
ज़रूर खिलाड़ियों के और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान रहे, क्योंकि ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो लोग आते हैं जिनको या तो क्रिकेट की समझ नहीं है या पॉलिटिकली आ जाते हैं, तो वो ज़्यादातर प्लेयर्स पे वो हुक्मरानी टाइप करते हैं। और जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो उनको कहते हैं कि भाई ये हमने इतना सब कुछ सीखा, क्रिकेट सीखी, कप्तानी की मुल्क की, और हमारा बाद में बॉस जो है वो कोई और बन जाता है जिसको क्रिकेट की समझ नहीं है, और पैसा क्रिकेटर्स का और हुक्मरानी और करे, तो अंदर से अगर देखा जाए तो ये चीज़ कभी भी स्पोर्ट्समैन को ये चीज़ पसंद नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात ये होती जब पैसा ही क्रिकेटर्स का हो और कोई और उस पर हुक्मरानी करे, तो मेरा ख्याल है कि नोबडी वुड लाइक इट। ज़हीर अब्बास साहब, आप इसका बहुत बेहतर जवाब दे सकते हैं। आप बतौर खिलाड़ी भी पाकिस्तान की सर्विस कर चुके हैं और बतौर क्रिकेट मैनेजर भी आपने खिदमत अंजाम दी हैं। आपने जिन लोगों के साथ काम किया है, इंज़मामुल हक भी उनमें शामिल थे। आपकी नज़र में अगर इंज़माम पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इल्ज़ामात लगे हैं तो उनका इस्तीफ़ा ही बेहतर ऑप्शन था या किसी और तरह से भी हैंडल किया जा सकता था? देखिए जी, बात दरअसल ये है कि इस मौके पे जब टीम वर्ल्ड कप खेलने गई है और आपका चीफ सिलेक्टर जो है वो रिजाइन कर दे, चाहे वो सही है या गलत है वो चीज और है, लेकिन इतने अहम मौके पे जबकि टीम वर्ल्ड कप खेलने गई है, चीफ सिलेक्टर को रिजाइन नहीं करना चाहिए था। इसका मकसद ये है कि कोई ना कोई ऐसी बात है जो कि चीफ सिलेक्टर के दिमाग में थी और उसने रिजाइन कर दी। मेरा ये ख्याल है कि दुनिया में कोई भी ऐसी मिसालें मिलती हैं जिसमें टीम किसी की वर्ल्ड कप खेलने गई हो और इन बिटवीन किसी ने रिजाइन कर दिया हो। We agree with you because this is like drawing even more attention to the bad performance of everything। मतलब टीम तो एक टेंशन में थी, एक चैलेंज में, तो पीछे पीसीबी में क्या हो रहा है वो भी चीज़ जो है बड़ी सामने आ गई जब इन्होंने रिज़ाइन किया। एनीवे, ये बताइएगा कि इनफील्ड पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की बात अगर हम करें तो इस वक्त एक बड़ा इशू ये नज़र आ रहा है कि हमारे खिलाड़ी स्पिन करवा भी नहीं पा रहे हैं और अच्छे स्पिनर्स को खेलना भी बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए। तो इसकी आपको क्या वजह नज़र आ रही है? जी, इनका अच्छा ना खेलना और नंबर 1 पहले टीम जो है वो पाकिस्तान की रहना और एकदम से इतना बड़ा गैप आ जाना कि टीम जो है वो बिल्कुल सही परफॉर्मेंस नहीं कर रही, तो कुछ गड़बड़ी ही लगती है कि भाई क्या बात है, क्या वजह हो गई कि एकदम से परफॉर्मेंस जो है वो इतनी खराब हो गई। या तो सिर्फ एक बात मैं ये कहूँगा कि जब से इंडिया से ये लोग हारे हैं, पाकिस्तान की टीम हारी है, इनकी परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड हो गई। मैंने पहले भी देखा था कि जब भी पाकिस्तान की टीम इंडिया से जीती है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो जो है वो बेहतर नहीं हुई बल्कि नीचे गिरते चली गई। यही हाल इस दफ़ा भी हुआ है। ये सारी बातें जो मोटिवेट करना जो है ये कोच का काम है, कैप्टन का काम है, जो कि इस वक्त हमारी टीम में ये चीज़ लैक कर रही है। ज़हीर अब्बास साहब, पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर पर बड़ी बात होती है और इसमें बड़ी बहस यही है कि क्या डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ख़त्म किया जाना एक गलती थी या रीजनल क्रिकेट ही बेहतर ऑप्शन था? क्या ख्याल है आपका? डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहुत जरूरी था, उसको तबाह कर दिया है। हमने समझ में नहीं आता, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जिनको के क्रिकेट की समझ नहीं है, उनके जब आप हाथ में ये सारी चीजें दे देते हैं तो रिजल्ट तो यही आएगा ना आपको कि कभी एक तरफ टीम के लड़के जाते तो कभी दूसरी तरफ टीम के लड़के जाते। उनके जहन जो है वो बिल्कुल ही मतलब ये कि परेशान रहते हैं कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। लिहाजा इन लड़कों को पीस ऑफ माइंड जो है वो बिल्कुल नहीं मिलता है, और इन लड़कों को जब तक कि आप स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाएंगे, सही नहीं समझाएंगे, ये जो टीम जो है इनकी परफॉर्मेंस वो नहीं रहेगी जो कि पहले होती थी। जब तक कोई क्रिकेट को समझने वाला आदमी नहीं होगा,
ये क्रिकेट जो है ये मंजूर नज़र जो है वो उल्टे सीधे लोगों के हाथ में होगी, क्रिकेट सफ़र करती रहेगी। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ हॉकी थी वो ख़त्म हो गई, हमारे यहाँ स्क्वॉश थी वो ख़त्म हो गई, हमारे यहाँ फुटबॉल थी वो ख़त्म हो गई। अब एक ले दे के हमारे पास एक क्रिकेट रह गई है जिसमें के पैसा है और उसके पीछे भी लोग पड़े हुए कि इसको जल्दी से तबाह कर दिया जाए। भाई खुदा के वास्ते स्पोर्ट्स क्रिकेट जो है वो स्पोर्ट्समैन को दो और गेम जो है स्पोर्ट्समैन को दो। एक दो गलतियां करने के बाद वो गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे और सब कुछ जो है वो ठीक होता रहेगा। तो उनको पता होता है कि जो बिग बॉस बैठा हुआ मेरे पास सामने वो मेरी गलतियां देख रहा है और मुझको ठीक ज़हीर अब्बास साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इन प्रिंसिपल वी टोटली एग्री विद यू। और आपने खास तौर पे जो एग्जांपल्स हॉकी वगैरह सारों के दिए ना, अभी और भी स्पोर्ट्स दुनिया में आ गए और पाकिस्तान भी बड़ा अच्छा है, हम तो उसमें भी तवज्जो नहीं दे रहे। सिस्टम को ही बदलना होगा। एक बहुत अहम मामले पर हम नजर डालेंगे और वो ये है कि पाकिस्तान में रहने वालों की बड़ी तादाद इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रही है, जिसकी एक झलक तबादला लैब की एक हालिया रिपोर्ट में नजर आती है। और डेटा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी तरक्की के इंडेक्स में 192 ममालिक में पाकिस्तान का 161वां नंबर है, जबकि पड़ोसी मुल्क भारत 131 और बांग्लादेश 129वें नंबर पर है। हमारे मुल्क में 5 साल से कम उम्र के 40% बच्चे ग़िज़ा की कमी का सामना कर रहे हैं। मुल्क के 70% घराने आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। 53,000 पाकिस्तानी बच्चे सालाना हैज़े के सबब जान से चले जाते हैं, जबकि 2.5 करोड़ लोग बाथरूम की सहूलत से आज भी महरूम हैं। मतलब लगता है ना कि ये कोई 100 साल पुरानी बातें हो रही हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट 2023 और हम अपने ही मुल्क की बात कर रहे हैं, जहाँ के बहुत बार हमने यही देखा है कि वी टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड देन 2 स्टेप्स बैकवर्ड्स और इस किस्म की प्रोग्रेस चल रही है, तो लिहाजा बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं। तबादला लैब की ये रिपोर्ट है जिस पर हम बात करेंगे, इससे वाज़ेह है कि जदीद दौर में डेटा को इस्तेमाल करके ना सिर्फ हम अपने मसाइल की निशानदेही कर सकते हैं, बल्कि इसको हल करने के तरीक़ाकार भी वज़ा हो सकता है। के डेटा पर बहस वक्त की अहम ज़रूरत है। डॉक्टर बसीर अचकज़ई ने हमें ज्वाइन किया है, डीजी हेल्थ NHS हैं। डॉक्टर बसीर बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं, हम ज़रा खौफज़दा हो रहे हैं। वैसे तो बहुत से फिगर्स हैं, लेकिन इसमें एक ये जो 70% घराने आलूदा पानी अभी तक पी रहे हैं, तो ये तो एक सोर्स ऑफ ऑल हेल्थ डिजीजेज ऑलरेडी सामने आ गई है। इसके आगे हम क्या जाएं। डेटा का सामने आ जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद उसका हल भी होना चाहिए। सबसे पहले तो बात यह है कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हम 2-3 किस्म के नागहानी आफात का हमने सामना किया है, जिसमें सबसे अहम जो हाल ही में गुजरा 2022 का जो बहुत ही हैवी फ्लडिंग था। तो उस फ्लड में आपको पता है कि हमारे 33 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। अब जब 33 मिलियन लोग इफेक्ट हो गए और डिस्प्लेस हो जाते हैं, डिस्प्लेस का मतलब ये है कि उनके घर बार, उनके जो ज़राए थे जिंदगी गुजारने के, जिसमें साफ पानी का पीना, उनको थोड़ा बहुत खुराक का मिलना, वो सारे मुश्किल में पड़ गए। तो एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सेफ ड्रिंकिंग वाटर जिसको कहते हैं, तो इसकी क्वांटिटी और मिकदार पाकिस्तान में बहुत ही कम है। हम अभी तक हमारे जो पेरिफेरी है, जो 65-68% हमारे पॉपुलेशन है जो पेरिफेरीज में रहते हैं, वो जोहर का पानी या जो बारिश का कड़ा हुआ पानी पीते हैं, जिसको नावर भी कहते हैं, जिसको जोहर भी कहते हैं, जिसको नाले भी कहते हैं, उसका पानी पीते हैं। तो बच्चों में पाकिस्तान में आपको एक बताता चलूं कि पाकिस्तान में जो बच्चों में 5 साल से जो कम बच्चों की जो इंतहाई खतरनाक तक शरह मौत है, दैट इज बिकॉज ऑफ डायरियल डिजीज। अब डायरिया को कंट्रोल करने के लिए जो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इदारे हैं या सूबाई हुकूमतें हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने पॉपुलेशन को पीने का साफ पानी मुहैया करें, घर पे टेप वाटर मुहैया करें, तो उसमें हम किसी हद तक अभी तक कामयाब नहीं हो सके हैं। अलबत्ता एक बात जरूर है कि जिन इलाकों में हमारी जो शहरी आबादी है, उन आबादियों में हमारी रिपोर्ट के मुताबिक, फिर हमने जो सर्वे किया था उस सर्वे के मुताबिक बैनुल अक़वामी इदारों की मदद से हमने ये रिकमेंडेशन सिटी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो कॉर्पोरेशन हैं, उनको ये तंबीह की थी आज से 1 साल पहले कि वो अपनी जो पाइपलाइन हैं, जो सप्लाई के पाइपलाइन है, उसको तब्दील कर लें
उसमें भी एक बहुत हद तक एक मसला है। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस सदी में हम अभी तक अपने पॉपुलेशन को पीने का साफ पानी मुहैया नहीं कर सकते हैं। सही। अच्छा यही डॉक्टर साहब, ये जो फिगर है 5 साल से कम उम्र के 40% बच्चे ग़िज़ा की कमी का सामना कर रहे हैं, और जिस तरह रिपोर्ट में 2.5 करोड़ लोग बाथरूम की सहूलत से आज भी महरूम हैं। मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन इनको हल करने का तरीक़ाकार भी वज़ा हो सकता है, जिस तरह हम बात भी करें, कैसे हो सकता है? आपने जो इस वक्त पाकिस्तान में मिनिस्ट्री में जहां मैं बैठा हूं, जो सबसे अहम तरीन एरिया है उसकी तरफ आपने इशारा किया। स्टंटिंग ग्रोथ जो बच्चों में है हमारी, यानी कोताकदी जिसको कहते हैं, कि जिसकी उम्र बच्चे की ज्यादा है लेकिन उसका कद कोता है, इसको स्टंटिंग कहते हैं। इसी तरह जिन बच्चों की वजन इंतहाई कम होता है उसके उम्र के लिहाज से, कद के लिहाज से, जिसको वेस्टिंग कहते हैं, ये दोनों शराएं पाकिस्तान में यानी इमरजेंसी थ्रेशोल्ड पे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो हमारे जो सोशो कल्चरल फैब्रिक्स हैं वो ये है कि हमारी नौजवान बच्चियां, उनकी शादियां, और वो बच्चियां अभी खुद उनको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। माइक्रो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसीज पाकिस्तान में, अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमारी नौजवान बच्चियां और हमारे खवातीन 50% के करीब वो खवातीन वो एनीमिक हैं। तो एक एनीमिक माँ एक बच्चे को जो जन्म देगी तो वो बच्चा लागर और कमजोर होगा। न सिर्फ लागर और कमजोर और स्टंटेड होगा, उनकी जो जहनी सलाहियतें हैं, जो सबसे परेशान कुन बात यह है कि उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ब्रेन की, यानी वो एक अच्छा तालिब इल्म, अच्छा पायलट, अच्छा डॉक्टर, अच्छा एंकर, अच्छा बिजनेसमैन वो इसलिए नहीं बन सकेगा कि उसकी जहन की वो कंप्लीट नशोनमा नहीं हो पाती है। तो स्टंटिंग के ऊपर हम एक बहुत कंप्रहेंसिव प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं। हमने प्लान किया है, कल भी हमारे डॉक्टर नदीम जान हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं वो अभी एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है यूके में, तो उसमें शिरकत करने के लिए जा रहे हैं एक हफ्ते के बाद। वहां पे मौजू पाकिस्तान का यही है कि हम अपने वेस्टिंग और अपने स्टंटिंग को किस तरह काबू में लाएं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं या वो माएँ जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखती है, जिनकी अभी शादियां होनी है या शादीशुदा है, वो अभी प्रेग्नेंट हैं, उनकी जो सेहत की जो इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट हो चाहे मैक्रोन्यूट्रिएंट हो, उन सब की डिफिशियंसी जो है ना, इस चीज का वो बोलता सबूत है। जिस तरह दोस्तों ने, अंजलि वालों ने सर्वे किया है कि हम दुनिया के उन ममालिक में हमारा शुमार होता है, 4-5 ममालिक में, जहां पे न्यूट्रिशन के इंडिकेटर हमारे सबसे ज्यादा पुअर है। राइट अच्छा, अब तो हमने बहुत सी चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली, मतलब आपने एनीमिया, अर्ली मैरिजेस, न्यूट्रिशन, पानी, बहुत सी चीज़ें हम आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम वर्ल्ड बॉडीज से मिलते हैं कि वो अपने मुल्कों में क्या कर रहे हैं। जिस तरह कि हम अपने रीजन की बात कर लें तो हम तो बांग्लादेश, इंडिया, इन सारों से पीछे हैं। द क्वेश्चन इज कि क्या हम ये गुड प्रैक्टिसेस जब हम बाहर से सीखते हैं या सुनते हैं कि उन्होंने किस तरह रिवर्स किया, क्या हम उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान में, और क्या करते हैं? मैं अगर आपको एक मिसाल दे दूं कि पाकिस्तान में अगर इज्तिमाई सोच के साथ जब ये 18 अमेंडमेंट से पहले मैं आपको एक गुजारिश करूं कि आयोडीन की डिफिशियंसी पाकिस्तान में 71% थी। यानी हमारी खवातीन, जिसमें आपने देखा होगा वो जो गले के ऊपर ब्लड सा आता है, वो आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से था। हमने लेडी हेल्थ वर्कर के जरिए घर घर जा करके लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की और लोगों में एजुकेशन मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल की बैनुल अक़वामी इदारों से। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 10 सालों में वो आयोडीन की डिफिशियंसी 17 से 20% तक आ गया है। आपने अभी कभी बाजार में चलते हुए, गाँव में चलते हुए ऐसे खातून बहुत कम देखी होंगी जिसका ब्लड निकला हुआ होता है। तो अगर हम तमाम इदारे, तमाम सूबे और औकात मिल करके इन न्यूट्रिशन पे थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लें, ज्यादा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग की पे एक माँ को अपने बच्चे को 2 साल दूध पिलाना या 6 महीने एक्सक्लूसिवली दूध उसको पिलाना, इस पे तो कोई खर्चा वहां नहीं आता। माँ ने एक बच्चे को दूध ही पिलाना है, लेकिन वो जो जहनी हमारी जो एक आप कहते हैं आगही है, उस आगही के न होने की वजह से या मतलब जो फार्मूला पाउडर है इनकी बहुत ज्यादा इश्तिहारबाजी की वजह से लोग उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं।
न्यूट्रिशन के हमारे इशू, साफ पानी पीने से, हाथ धोने से, माओं को थोड़ी सी घर में अवेलेबल खुराक जिसमें प्रोटीन भी हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, जिसमें थोड़ी सी लिपिड हो, ये अगर घर वाली चीजें इस्तेमाल कर लें तो कोई हाई फाई इसका एजेंडा नहीं है। तो हम इंशाल्लाह ये 2024 और 25 ये मैं आपको एक यहाँ पे बेहद जिम्मेदार शख्स की आपको बता रहा हूँ कि 24 और 25 में हम इंशाल्लाह जो प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं 67 उन डिस्ट्रिक्टों में जहाँ पे हाई स्पेंटिंग रेट हैं, यानी वो स्पेंटिंग रेट तो हम आमतौर पे आप हमको बताते हैं कि 40% है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट हैं बलूचिस्तान में, ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट है सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में कि जहाँ पे ये स्पेंटिंग रेट 60% के करीब है। तो हमने इस तरह की 67 डिस्ट्रिक्टों की निशानी की हुई है। वहां पे हम 12 इंटरवेंशन करने जा रहे हैं जिसमें हम फ्लावर को भी फोर्टिफाई कर रहे हैं ताकि आयरन और फोलिक एसिड खवातीन को मिले, हम ऑयल और घी को भी फोर्टिफाई कर रहे हैं जिसमें विटामिन ए और विटामिन डी हो, और हम ब्रेस्ट फीडिंग पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं कि माएँ अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ अपना दूध पिलाएं जो फ्री भी है और तमाम इन्फेक्शन से मुबर्रा भी है। Alright, डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड वी आर तशवीशनाक बात है कि 192 ममालिक में हम 161 में नहीं, तो मैं तो यही बात कर रही हूँ, मतलब 30 नंबर आप दुनिया को 30 ममालिक हमसे, आप रीजन में ही देख लें, एक रीजनल भी होता है ना कि ग्रेडिंग होती है कि हम वेयर वी स्टैंड, तो हम तो उसमें इतने नीचे हैं। एक्सेप्ट डॉक्टर बसीर ने बताया कि आइडियाज कुछ हैं हमारे पास एंड आई थिंक कि वो 2024-25 में कुछ बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। पाकिस्तान बड़ा अच्छा मैच जीता है और अभी तक जीतने के बाद सब खुश हो गए, एक दफा फिर उम्मीदें लगा ली हैं। Yes. और वही हम जो बार बार बात करें अगर मगर तो चल ही रहा है, लेकिन जो हमने जीत लिया जरा आए उस पे स्टे करते हैं। लोगों का क्या कहना था, पाकिस्तानी फैंस का क्या कहना? हाँ एग्जैक्टली, लेट्स वॉच। पाकिस्तानी टीम बहुत बढ़िया लगता है मुझे, स्पेशली बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और ये फ़खर जमान ने आज बहुत बढ़िया खेला, एकदम 81 रन बना के मेरा दिल जीत लिया आज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैच देख के दिल खुश हो गया है। हम लोग फ़खर जमान का हाफ सेंचुरी, और ये हम लोग चाहेंगे कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंचे। थोड़ी सी तो उम्मीद है, मैं ये उम्मीद करता हूं बचे हुए सब गेम जीते और बचे हुए बाकी गेम न्यूजीलैंड हारे और हम क्वालिफाई हो। चांस तो काफ़ी कम है मगर दुआएं सबके साथ हैं। टीम पकड़ के चलना है, ऊंच नीच होती रहती है। ईडन गार्डन का ग्राउंड सबको पसंद आया, टीम ने अच्छा खेला, सेमीफाइनल यहीं पर है, जाएंगे सेमीफाइनल तो फिर जीतेंगे। पाकिस्तान जीता है तो अब मेरे को उम्मीद है कि आगे उनको एक मौका मिलना चाहिए और उन्हें मौका मिलेगा तो वो फिर अच्छा परफॉर्म करेंगे। फाइनली इतने मैचों के बाद पाकिस्तान जीता और अब कुछ शायद चांस बने वर्ल्ड कप में। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, फ़खर को ट्राई किया जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जैसे बड़ी सपोर्ट मिल रही है और हैदराबाद दक्कन के बाद मेरे ख्याल में कोलकाता है जो प्रॉपर पाकिस्तान को सपोर्ट करे, और जिस तरह चेन्नई वाज आल्सो ओके, अहमदाबाद तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये हमें जगह अच्छी लगी क्योंकि जहां लोग हमें पसंद करते हैं वो तो दुआएं करें कि हम भी आगे जाएं सेमीफाइनल में। दैट देखिए, ट्रू लवर्स ऑफ द स्पोर्ट जो है ना, इट डज नॉट मैटर कि टीम कहां को बिलोंग करती है एंड एवरीथिंग, यू वुड स्टिल, मतलब यहां कितने लेट्स सपोज कोहली के कितने फैंस हैं पाकिस्तान में, सो इट डज नॉट मैटर, अच्छा प्लेयर होना चाहिए एंड आवर टीम इज डेफिनेटली और उन्हें लग रहा है कि सेमीफाइनल पाकिस्तान खेलेगा और कोलकाता में ही खेलेगा। कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखी हैं। पेट्रोल सस्ता होने से मुतालिक कुछ बातें की जा रही थी, कयास आराइयाँ की जा रही थी, वो दुरुस्त साबित नहीं हुई हैं, लेकिन ये जो कीमतें हैं वो बरकरार रखी गई हैं। पेट्रोल की कीमत 283 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत 303 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। अलबत्ता मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई है, जिसके बाद नई कीमत 211 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर होगी। बात ये है कि उम्मीद तो कम की लगाई हुई थी, एटलीस्ट आई वाज वन ऑफ दोस हु वाज होपिंग कि ये कम हो जाएंगी, और बात भी कुछ इसी किस्म की मतलब उड़ती आई थी, लेकिन आई गेस ऐसा हुआ नहीं। क्या हो सकता है, एटलीस्ट बात ऊपर नहीं गई। हम जरा वापस पॉइंट्स टेबल पे चले गए ना, आपको पता है कि जब तक ये वर्ल्ड कप खत्म नहीं होगा हम क्रिकेट में पीछे पड़े रहेंगे पॉइंट्स टेबल के, और फिर हम इधर उधर से पूरी कैलकुलेशन करते रहेंगे कि हम कहां से हमारा चांस बन रहा है, एंड दैट इज द मार्क ऑफ अ ट्रू फैन। और अच्छी बात ये है कि बांग्लादेश को शिकस्त देकर अब हमारे 6 पॉइंट्स हो गए पॉइंट्स टेबल पर, एक बार फिर हम 5वीं पोजीशन पहले पेज पे। बेसिकली हमें तकलीफ ये थी कि हमें ना स्क्रॉल करना पड़ रहा था अपने आप को देखने के लिए, अब हम ऊपर आ गए हैं। तो जिस तरह हमने पहले भी बताया, भारतीय टीम के 12 पॉइंट्स हैं, 6 के 6 मैचेस वो जीती है,
जनूबी अफ्रीका 6 में से 5 मैचेस जीती है, 10 पॉइंट्स हैं। न्यूजीलैंड के 6 मैचेस में से 4 मैचेस जीत अच्छा देखिए, अब ये वो पेजेस की जो मैं बात कर रही हूँ ना, यू कैन टेक इट इन ह्यूमर और व्हाटएवर, लेकिन इस पेज पे हम वापस आ गए हैं पहले पेज पे और सेकंड लास्ट हो गए हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि दूसरा पेज भी अच्छा था, लाएं जल्दी से दूसरा, क्योंकि दूसरे पेज पे हम पहले नंबर पे थे। ओके, दिस इज अ जोक, सो डोंट टेक दिस सीरियसली। अच्छा, और दूसरा ये है कि हमें जिस मैच पर अब नज़र रखनी है उन फैंस के लिए जो अभी भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के मैच में। जनूबी अफ्रीका अगर आज मैच जीता है तो पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा हो सकता है और न्यूजीलैंड को हारना होगा। हमें दुआ करनी होगी। और लग भी ऐसा ही रहा है, बिकॉज अगर पॉइंट्स टेबल पे ही हम बेस करें अपनी सारी असेसमेंट, तो नंबर 2 पे तो है ना साउथ अफ्रीका। मसला ये हम जिससे उम्मीद लगाते हैं वो फिर हार जाते हैं। तो फिर हम आए ना, हम धोखा देते हैं उम्मीदों को। हमें न्यूजीलैंड के साथ उम्मीद लगानी चाहिए। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेटर, उनसे बात करेंगे। रज़ाक भाई, बांग्लादेश के खिलाफ मैच में बॉलिंग भी चली, बैटिंग भी चली, पाकिस्तान ने ऐसा क्या अलग किया है जो हम पहले मैचेस में नहीं कर पाए? क्या एनालिसिस है आपका? देखिए, बात ऐसी नहीं है बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग की पाकिस्तान की चल गई। बात यह है कि आप जो अच्छी टीमें होती हैं उनके खिलाफ हमारी ये चीज़ें क्यों नहीं चलती। आपके पास देखें जितने मैचेस हमारे गुजरे हैं, श्रीलंका का निकाल लें, नीदरलैंड का निकाल लें और बांग्लादेश का निकाल लें, इन तीनों मैच में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही, आप मैच जीत गए। जो क्रंच मैचेस थे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के साथ भी जो आप खेले हैं, तो वो असल क्रिकेट वो है। आप अच्छी टीमों के साथ खेल के जब जीतते हैं तो आपको खुशी ज़्यादा होती है, हमारा दिल भी करता है बोलने को। अब ऐसी हल्की टीमों के साथ, बॉटम की टीमों के साथ अगर आप कहें कि हमारी हर चीज़ चल पड़ी है तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन जीत अच्छा ठीक है, जीत होती है। अभी ना हमें खुश होने दें थोड़ा सा। वी डू गेट बाय द वे व्हाट यू आर सेइंग कि बहुत बड़ी टीम को कोई हराए तो उसकी बात ही कुछ और होती है। बट एनीवे, वर्ल्ड कप के अब जो आखिरी मैच चल रहे हैं, वो माहिरीन और शायकीन जो है ना, इन मैचेस में बाबर की कप्तानी का भी जायजा ले रहे हैं। तो ऑल आइज आर ऑलवेज ऑन हिम वैसे, लेकिन वो एक और इम्तिहान हो जाएगा, एक और प्रेशर जिसको आप अगर लेना चाहें तो बात है। तो आपको लगता है कि बाबर की कप्तानी में कुछ बेहतरी आ रही है या अभी उन्हें मजीद बहुत कुछ सीखना है? देखिए, बात यह है कि कप्तान इस लेवल पे बहुत ही सेंसिबल होना चाहिए और हम पिछले कोई 4-5 साल से तो हम कह ही रहे हैं। और देखें, आप क्रिकेट बेस पे, क्रिकेट परफॉर्मेंस बेस पे आप कप्तान नॉमिनेट कर देते हैं। कप्तान की एक स्किल होते हैं जो अंडरस्टैंड करता हो, जो बॉलर की फीलिंग को भी समझता हो, बैट्समैन की फीलिंग को भी समझता हो और फील्डर्स की इस फीलिंग को भी समझता हो और उनको यूटिलाइज़ करना, बॉलर्स को फील्ड प्लेसिंग करना, इनमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। और आप अगर कहें कि जी, अगर जैसे का मैच हम जीते हैं, अगर आपको लगा होगा जी कप्तानी बड़ी अच्छी हुई, तो फिर जो साउथ अफ्रीका के साथ मैच हुआ, अफगानिस्तान के साथ हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, इंडिया के साथ हुआ, उसमें आप क्या कहेंगे? तो ये दो तरफा चीज़ें हो जाती हैं। अभी कप्तान के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपका एक माइंड चलना चाहिए। और हमने खुद सुना है, बाबर कहते हैं कि जी मुझे प्रेशर नहीं होता कप्तानी का। तो अगर कप्तानी का प्रेशर नहीं होता तो फिर कप्तानी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बैटिंग पे फोकस कर रहे हैं अपनी। मसला ये है कि बाबर पे भी कप्तानी का भी प्रेशर है, अच्छी परफॉर्मेंस का भी प्रेशर है और फिर जो इस वक्त पीसीबी में हो रहा है वो भी सब जानते हैं। पाकिस्तान डू और डाई मैचेस खेल रहा है, पूरी टीम की परफॉर्मेंस चाहिए, सबको टीम के पीछे खड़ा होना है। लेकिन रज़ाक भाई, यहाँ पाकिस्तान में पीसीबी ने अलग ही माहौल बना रखा है। आपके ख्याल में क्या बोर्ड और मैनेजमेंट के ऐसे मसाइल का ग्राउंड में खेलने वाले खिलाड़ियों पर असर पड़ता है या पड़ सकता है? देखिए, जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो ठीक है सियासत से दूर होना चाहिए और कंट्रोवर्सी से दूर होना चाहिए, पर जब आप ग्राउंड में उतर जाते हैं तो फिर मैं नहीं समझता कि किसी कोई चीज़ याद रहती है। फिर आपको वो पड़ी होती है अपनी परफॉर्मेंस की और फोकस होना पता है क्रिकेट पे, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हाँ, जब आप हारते हैं तो फिर डेफिनेटली इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। जब जीते हैं तो यही चीज़ें आपको इतनी मैटर नहीं करती, इतनी मैटर नहीं करती। रज़ाक भाई हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। तो और वही बात जो उनके पाकिस्तान और बांग्लादेश का अब हम मैच जीत गए हैं, यकीनन जो बात रज़ाक कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब हमें सपोर्ट करना होगा। फैज़ान लखानी हमारे साथ मौजूद है। ओके जी, फैज़ान इज जॉइनिंग अस फ्रॉम कोलकाता। फैज़ान, आर यू एंजॉयिंग योरसेल्फ? सबसे पहले तो हमें आप ये बता दें कि क्योंकि ऑब्वियसली रिपोर्ट तो आप वहाँ से कर ही रहे हैं और हमें अपडेटेड रखा हुआ है, लेकिन कल की जीत का तो आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा, बिकॉज हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनको भी थोड़ी सी ऑब्वियसली क्वेश्चनिंग तो हो रही थी कि देखें आपकी टीम क्या कर रही है। देखें, जब टीम जीतती है तो मजा तो आता है और मैं हमेशा अक्सर एक बात करता हूँ कि जब हम टूर्स पे होते हैं तो पूरे एक के, चाहे सहाफी हो चाहे प्लेयर्स हो, ये एक दस्ता होता है, एक कंटिजेंट होता है।
तो जब टीम जीतती है तो हमें भी अच्छा लगता है, हम भी खुश होती है। हारती है टीम तो हमारे चेहरे भी लटक जाते हैं, हमें फिर कोई काम करने का मजा भी नहीं आता है, स्टोरीज लिखने का भी मजा नहीं आता। तो ऑफकोर्स यार जिस तरह कल पाकिस्तान टीम ने खेला, और जो रज़ाक भाई बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि हम बड़ी टीमों के खिलाफ ऐसा नहीं खेल सके, बट इट सीम्स कि पाकिस्तान की टीम अब फाइनली क्लिक कर चुकी है। पाकिस्तान की टीम को वो रियलाइजेशन हो चुकी है कि हमें वर्ल्ड कप में किस तरह का खेल खेलना है। कल पाकिस्तान के जहन में ये था कि उनको आगे कैसे लेके जाना है, जिस तरह की स्ट्रेटजी उन्होंने दिखाई उनके जहन में था कि नेट रन रेट को अपने कैसे बेहतर करना है। हालांकि एक ये बड़ा अपहिल टास्क है पाकिस्तान के पास, और अब बहुत ज्यादा ये भी एक्सपेक्ट करना है कि न्यूजीलैंड के मैचेस के जो रिजल्ट है और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस के जो रिजल्ट है वो सारे पाकिस्तान के क्या ही अच्छा हो जाता कि जनूबी अफ्रीका से भी हम क्लोज मैच अगर वो जीत जाते तो फायदा हो जाता। अच्छा, कोलकाता में जो सपोर्ट मिली है क्राउड की तरफ से, फैजान उसको थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। वो अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि अभी हम कुछ वॉक टॉप सुन भी रहे थे जिसमें वहाँ लोग थे एंड वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये हमारे पाकिस्तानी हैं जो वहाँ गए हुए हैं या वहाँ के लोग हैं। देखिए कोलकाता में हमेशा बड़ा स्पोर्टिंग किस्म का क्राउड होता है। हमने चेन्नई में भी देखा, हमने इनफैक्ट बेंगलोर में भी देखा, और यहाँ भी हमने देखा कि जो फैंस थे उन्होंने सपोर्ट किया, दोनों टीमों को सपोर्ट किया, पाकिस्तान को भी सपोर्ट मिला और बांग्लादेश को, क्योंकि खैर यहाँ पे बांग्लादेश क्योंकि करीब है, बांग्लादेश की सरहद यहाँ से करीब, तो ऑफकोर्स बांग्लादेश की सपोर्ट ज्यादा होना एक एक्सपेक्टेड बात थी, बट पाकिस्तान को भी अच्छी सपोर्ट मिली और इस वेन्यू पे हमेशा पाकिस्तान को अच्छी सपोर्ट मिली है। एडन गार्डन्स कलकत्ता हो या चेन्नई का वेन्यू हो या बेंगलोर का वेन्यू हो, यहाँ पे हमेशा अच्छी क्रिकेट को, अच्छे खेल को सपोर्ट मिलती है। और ऑफकोर्स जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया गेम नहीं हो रहा होता, दीगर टीमों के साथ पाकिस्तान के मैचेस हो रहे होते हैं, तो हमने यहाँ देखा है कि फैंस ऐसे हैं जो पाकिस्तान टीम के चेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट कल जो बाबर आजम का फैन क्लब यहाँ पे नोटिस किया गया, जैसे ही बाबर आजम मैदान में आए और पूरा ग्राउंड जिस तरह बाबर आजम के लिए नारे लगा रहा था, इट वाज आई मीन इस प्लेयर ने बाबर आजम ने चाहे कल इन्होंने स्कोर नहीं किया, बिल्कुल इट वाज हार्ट वार्मिंग। हम स्क्रीन्स पे भी देख रहे थे, ऑब्वियसली हम तो यहाँ बैठे टीवी पे देख रहे थे, तो जब ग्राउंड में भी वो स्क्रीन पे आ रहे थे तो बहुत चेयरिंग थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। कल की जीत के बाद डेफिनेटली टीम का मोरल तो काफ़ी हाई हुआ होगा, उम्मीदें उनके साथ भी ऑब्वियस। अब ऐसा उनको देख के लग रहा है कि उन्होंने बाकी हर चीज़ को ना शट ऑफ कर दिया है, वो नहीं सुन रहे और वो 100% अपनी परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। देखिए ये तो हमेशा ऐसा ही होता है कि जीत जाती है तो बिल्कुल माहौल बदल जाता है। इनफैक्ट कल मैच के बाद शाहीन आफरीदी की जो हमसे गुफ्तगू हुई उसमें भी उन्होंने यही कहा कि, और वो तो बड़े कॉन्फिडेंट है कि हम अब भी फोकस्ड है, हम अब भी पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान टॉप 4 खेलेगा। और जिस तरह कल बांग्लादेश के मैच खेले उसमें पाकिस्तान ने अपनी वो इंटेंट शो किया कि हम आगे क्या करना चाहते हैं और पाकिस्तान के इरादे क्या है। जिस तरह पाकिस्तान ने कल जल्दी मैच खत्म कर दिया, तकरीबन 100 से ज्यादा बॉल बाकी थी और पाकिस्तान ने चेज कर दिया, तो शाहीन आफरीदी ने ये क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान की इंटेंट अब आगे के मैचेस से भी इसी तरह खेलने की। पाकिस्तान के कंट्रोल में यही है कि वो अपने बकिया 2 मैचेस कन्विंसिंगली जीते, अपना नेट रन रेट जितना इंप्रूव कर सकता है उसको इंप्रूव करे। हालांकि ये हमारी टीम की बड़ी अच्छी बात है कि जब प्रेशर सिचुएशन आती है ना तो हम अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं, चाहे वो पीसीबी में क्या कुछ चल रहा है या ग्राउंड पे क्या कुछ चल रहा है, हम ओवरकम कर लेते हैं उसको। अब फ़खर की वापसी के बाद और जो फ़खर ने परफॉर्म कर दिया है, 81 रन की ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है, अब्दुल्ला शफीक बड़ा अच्छा खेले, तो ओवरऑल मोराल कैसा लगा है? हम प्रैक्टिस सेशन की भी फुटेज देख रहे हैं, काफ़ी टीम मोटिवेटेड नज़र आ रही है। देखिए खैर टीम की मोटिवेशन और मोराल का तो फ़खर की वापसी से ज्यादा जीत हार से, रिजल्ट से ताल्लुक रहा है, बट फ़खर ने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया और जिस तरह फ़खर ने खेला शानदार, और फ़खर बिल्कुल इंटेंट के साथ खेल रहे थे, उनको पता था, उनका जहन फोकस था, वो अपने लिए नहीं खेला उन्होंने। जो सबसे अच्छी बात थी फ़खर की इनिंग्स की, फ़खर थोड़ा ठहर के अपनी स्कोर को 3 फिगर में कर सकते थे, बट उन्होंने उसकी तरफ नहीं गए। वो जो टीम का प्लान था उन्होंने उसी पे स्टिक रहे और हर जो अच्छा बॉल मिला, जो बॉल मिला के जिसको मार सकते हैं उसको मारने के लिए गए, वरना फ़खर कल अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल कर सकते थे। बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली और बड़ा एक टीम मैनशिप का मुजाहरा किया फ़खर जमान ने। तो आई होप कि अब आइंदा जो हमारा ओपनिंग पेयर है वो यही रहेगा, और इमाम जो थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे थे वो इमाम के लिए अब बकिया मैचेस में आना थोड़ा मुश्किल है, बट फ़खर और अब्दुल्ला ने जिस तरह की इंटेंट शो की है ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साइन है। और अच्छा ये भी ज़रूर बताएं हमें, बिकॉज हम जरा क्यूरियस हैं, आफ्टर द मैच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फ़खर का ये कहना था कि वो इतने भी अनफिट नहीं थे कि उनसे मैच ना खेला जाए, बस उनको खिलवाया नहीं। तो ये हमें ज़रा अजीब बात लगी कि अगर तो वो थे फिट तो ही शुड हैव बीन ट्राइड, स्पेशली जब नज़र आ रहा था कि इमाम इज़ नॉट वर्किंग आउट।
नहीं देखिए, एक उसको खिला के मजीद लंबा अनफिट तो नहीं कर सकते थे ना। फखर ने बात जरूर की, बट अगेन मैनेजमेंट रिस्क नहीं लेना चाहती थी ना। आप प्लेयर, ठीक है, अक्सर औकात ये होता है कि प्लेयर बाजार लगता है कि बहुत फिट हो चुका है, बट अगर आप उसको वहां रिस्क लेते हैं और मजीद एग्रीमेंट कर जाती है इंजरी, तो फिर वो प्लेयर लंबे रन के लिए खराब हो जाता है। आपको याद होगा कि शाहीन आफरीदी को हमने पिछले साल थोड़ा जल्दी वक्त से पहले बुला लिया था, दोबारा उनकी इंजरी पे असर आया था। शादाब खान को अभी हमने जो ये पाकिस्तान टीम ने जो बिठाया है, उसकी भी वजह ये थी कि जो उनका कंक्शन हुआ था पिछले मैच में, वो उनके 11 माह के दौरान तीसरी मरतबा कंक्शन का इशू हुआ था। तो किसी भी पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट नहीं चाह रहा था कि मजीद कोई ऐसा शादाब के मामले पे आप जो बता रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि रिजर्व में जो अबरार अहमद हैं या जमान खान हैं, उनको अब प्रेफर किया जाए, शादाब को बिल्कुल ही रेस्ट दे दिया जाए, 2 मैचेस रह गए? देखिए, उसके लिए आपको मेडिकली ये साबित करना होगा कि शादाब अब साबित नहीं हो, अभी दस्तयाब नहीं हो सकते, या दीगर किसी प्लेयर को अगर रिप्लेस करना हो तो वो ये साबित करना होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। इवेंट टेक्निकल कमेटी इस चीज को डिसाइड करेगी कि हाँ अब ये प्लेयर नहीं खेल सकता, इसकी जगह दूसरा प्लेयर आ गया। वो एक लंबा प्रोसेस है, उसके थ्रू जाना पड़ेगा। वो जो कवायद ज़वाबित है कि एक प्लेयर अब कंप्लीटली अनअवेलेबल हो गया तो उसकी जगह ही रिजर्व स्क्वाड से कोई प्लेयर शामिल हो सकता है। तो फिर हम एक्सपेक्ट ना करें कि जमान खान या अबरार टीम में किसी भी तरह एक्शन में नजर आएंगे किसी मैच में? देखिए, जब तक किसी प्लेयर को मुकम्मल रूल आउट नहीं किया जा सकता टूर्नामेंट की रिमाइंडर से, उस वक्त तक तो आप रिजर्व स्क्वाड से किसी को शामिल नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा जी, अब अगला मैच है 4 नवंबर को होगा, विच इज़ सैटरडे, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होगा। न्यूजीलैंड ऑब्वियसली एक हमसे तो बेहतर ही टॉप टियर में है, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। हम भी होते थे कभी बड़े अच्छे। तो क्या उसके लिए कोई एक्स्ट्रा तैयारियां हैं, कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन हम देख रहे हैं, या फिर वी आर गोइंग टू गो विद द फ्लो? देखिए, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो हमारा आईसीसी इवेंट्स में हमेशा ही अच्छा रिजल्ट रहा है, और ये जो एक हमारा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन आईसीसी इवेंट्स, ये पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भी बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था, लेकिन समहाउ इस दफा बदल गया। नहीं, बहरहाल वो तो अफगानिस्तान के खिलाफ भी था, बट अगेन यहाँ ऐसी सिचुएशन है कि हम इसको लेके चल सकते हैं आगे, इस बात को लेके चल सकते हैं। रिकॉर्ड मीन टू बी ब्रोकन, बट अगेन हमारा एक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, और पाकिस्तान को ये बात एतमाद जरूर देगी। बेंगलुरु में मैच है, और तैयारी तो जब बेंगलुरु पहुंचेगी टीमें तभी सामने आएंगी। न्यूजीलैंड का एक मैच आज है, फिर ट्रेवल आज पाकिस्तान की टीम आज ट्रेवल करेगी। यहाँ कोलकाता से कोई 2.5 घंटे की फ्लाइट है बेंगलुरु की, दोपहर में टीम ट्रेवल करेगी, कल प्रैक्टिस सेशन होंगे। अच्छा फैजान, अगर एक और चीज वैसे ही, बिकॉज ये क्यूरियोसिटी है लोगों को जिनको इतना शायद इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती और ना ही वो गूगल कर सकते हैं, आप बता दें कि कल जो छक्के मारे जा रहे थे, और इससे पहले हमने टूर्नामेंट में पाकिस्तान की साइड से कोई छक्के इस तरह देखे नहीं, तो क्या हम बड़े जबरदस्त हो गए फखर के आने के बाद, या फिर वो ईडन गार्डन जो है वो उसका ग्राउंड छोटा है, या पीसीबी को जवाब दिया जा रहा है? नहीं, बट कल बस पाकिस्तान की इंटेंट ये थी कि मैच जल्दी खत्म करना है, कि पाकिस्तान ये चाह रहा था कि इसको 50 ओवर तक ले जाने की बजाय इसको 30 ओवर के अंदर खत्म करें, और ऐसी सिचुएशन में आने के बाद ही आप इस तरह के चौके छक्के की बरसात करते हैं। कल बिल्कुल एक जहन बना के पाकिस्तान ने खेला था। हम बड़ी अच्छी तरह समझ रहे हैं, और लगता है कि पूरा पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है कि कल दे हैड अ पॉइंट टू प्रूव। फैजान, कोलकाता की हॉस्पिटैलिटी का भी थोड़ा सा साथ बता दें कि क्या खातिर तवाज़ो की जा रही है टीम की, और क्या खाने खाए जा रहे हैं। और ये बाय द वे खानों की, ऑल्दो अब हम बड़े चीज़ ऑफ हो जाते हैं खाने की बात करने से, क्योंकि लगता है हम बात कर करके ज़्यादा उस बात को ऑगमेंट कर रहे हैं, लेकिन कल पता चला है, और ऐसी कोई बातें थी सोशल मीडिया पे कि बिरयानियाँ आउट हो गई हैं और बाकी प्रोटीन जो है एग्स एंड ऑल वो इन हो गए हैं। कुछ इस किस्म की भी चीज़ें हैं, या एम ही चल रहा है ये? नहीं, देखिए चीजें ऐसे ही, कुछ लोग ऐसे ही चीजें उड़ा भी रहे होते हैं। पाकिस्तान टीम नॉर्मल चीजें खा रही है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ वे जाके कि ये ऑर्डर कर दो वो ऑर्डर कर दो। कोई ये प्रोफेशनल एथलीट है, कोई 12-13 साल के टीनेजर्स बच्चे नहीं है कि जिद करे कि मुझे यही खाना है वरना मैं नहीं करूंगा, ये नहीं खाऊंगा। कुछ ऐसी खबरें आ जाती है कभी कभार के बिल्कुल पाकिस्तान प्लेयर्स ने ये मना कर दिया कि हम ये नहीं खाएंगे, हमें तो बिरयानी खानी, ऐसी कोई चीज नहीं है। कि अब इंटेंट नजर आ रहा है पाकिस्तानी टीम का जीत की तरफ। That is what that matters. फैजान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपके पास डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिपोर्टिंग भी करनी है आपने, और आप वहाँ हमारे स्पेक्टेटर भी हैं, शायकीन तो वरना इतने पाकिस्तानी है नहीं। गज़ा की सूरत हाल पर कुछ बात करते हैं। गज़ा की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, और रोज़ाना ऐसी फुटेजेस आ रही हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा और मुस्लिम ममालिक गज़ा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी रुकवाने में नाकाम है।
गजा के मैसूर और मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली 24 रोज़ से मुसलसल बम बरसा रहे हैं और गजा पर 7 अक्टूबर से जारी वहशियाना बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद अब 8600 से ज़ायद हो गई है। ख़वातीन और बच्चों समेत कम से कम 50 फ़लस्तीनियों की लाशें आज मलबे से निकाल ली गई। शोहदा में हज़ारों बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गजा में जंग बंदी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है और गजा के रिहायशी जिनमें ख़ास तौर पर बच्चे और ख़वातीन जो बमबारी से अब तक महफूज भी हैं, उनकी भी जहनी से जो है ना मेंटल हेल्थ वो शदीद मुतासर हो रही है और इस जंग के बाद नॉर्मल ज़िंदगी में कभी वापस लौट सकेंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सोशल मीडिया की बदौलत जंग के जो तमाम मनाजिर हैं वो दुनिया भर में लोग देख रहे हैं और जिसकी वजह से लिटरली अगर हम अपनी ही बात कर लें इर्द गिर्द तो एक ट्रॉमा जो है वो एक फीलिंग होती है उसकी, और जब हमें यहाँ बैठे हुए ट्रॉमा फील होता है तो हम दोबारा से सोचते हैं कि जो वहाँ पीपल हु आर लिविंग इट और जो उनके साथ क्या हो रहा होगा। पिछले दिनों एक फुटेज चली है कि जो बच्चे रात को सो रहे हैं घरों में और जब सुबह उनकी आंख खुलती है तो वो अस्पतालों में होते हैं, क्या उनके लिए क्या मंजर होता होगा और कितनी तकलीफ दे ये बात है किसी वालिदैन के लिए। इस चीज़ से वापस इंसान किस तरह आए, मतलब जो देखा जा रहा है, जो दुनिया देख रही है और ख़ास तौर पे हम आज कल की दुनिया की बात करें ना, इन दिस डे एंड एज 2024 इन दिस सेंचुरी इस किस्म की जंग हो रही हो तो लगता नहीं है कि देयर इज़ ओनली एनी टर्निंग बैक। डॉक्टर आयशा सनोबर साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर आयशा, यकीनन आप भी देख रही हैं कि क्या हो रहा है मिडल ईस्ट में, दुनिया किस तरह रिएक्ट कर रही है, टेम्परामेंट्स लोगों के बहुत हाई हो गए हैं, कुछ उनकी साइड पे हैं, कुछ उनके अगेंस्ट है, मतलब ये एक बड़ा ट्रॉमा सी सूरत हाल बन गई है। रिकवर किस तरह करेंगे इससे? जी, अस्सलाम, थैंक यू फॉर द इनविटेशन एंड द क्वेश्चन। देखिए, रिकवर करना तो बहुत ही ज़्यादा हम लॉन्ग टर्म एक आउटकम है जिसके बारे में सोच रहे हैं। अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम हम कितना डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं और हार्म रिडक्शन की जो एक अप्रोच है उसको ले सकते हैं, आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। आइडियल सिचुएशन तो हमें हमारे पास स्ट्रक्चर्स होने चाहिए जहाँ पे हम प्रिवेंशन पे काम कर रहे हो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन वॉर एंड टेरर या कोई कॉन्फ्लिक्टेड जो आपके जोन्स हैं, वॉर टॉर्न जोन्स, उसमें प्रिवेंशन के लिए सिस्टम्स इन प्लेस होने चाहिए, आइडियल एक फ्रेमवर्क के लिहाज से बात करें तो। बट अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम जितना डैमेज हो सकता है और उसका जो सेकेंडरी आउटकम है उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, आई थिंक फोकस शुड बी ऑन दैट। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तो डायरेक्टली जो इम्पैक्ट पड़ा है वहाँ के लोगों में, वहाँ के बच्चों पे, वो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एक सेकेंडरी जो एक एक्सपोजर पूरी दुनिया को हो रहा है, पूरी दुनिया को, और उसमें भी दो डोमेन्स है ना, कि वो जो कि लेट्स से जिनके रिश्तेदार जो हैं वो पूरी दुनिया में हैं वर्सेस वो लोग जो कि कम्प्लीटली एज न्यूट्रल पार्टी इस सारी सिचुएशन को देख रहे हैं, राइट। सो इम्पैक्ट इन तीनों कोहॉर्ट्स पे डेफिनेटली पड़ रहा है। अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर हम सिर्फ बच्चों की बात करें तो इन तीनों कोहॉर्ट में डिफरेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। जो वहाँ पे बच्चे हैं उनको जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट अभी साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की ज़रूरत है, जिस तरीके से हम मेडिकल फर्स्ट एड की बात कर रहे होते हैं। बट जो कि ओवरऑल एक सेकेंडरी ट्रॉमा जो एक्सपोजर की वजह से हो सकता है उसको मिनिमाइज करने के लिए आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर फैमिलीज एंड फॉर पेरेंट्स टू टॉक टू चिल्ड्रन एंड सी के एज अप्रोप्रिएट कंटेंट को कितना जो है टीवी पे अपने बच्चों को अलाउ कर रहे हैं एंड नॉट, और अगर वो देख भी रहे हैं कि बच्चे आर एक्सपोज्ड एंड स्पेशली टीनेजर्स जो कि ना ही बच्चे होते हैं ना ही एडल्ट होते हैं, वो तो बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं इस चीज को, सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व हैं। दे आर नॉट एबल टू थिंक कि हम किस तरफ जो है अपना एक ओपिनियन बना सकें। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि एडल्ट्स जो हैं उनके साथ बैठ के इस चीज के बारे में डिस्कस जरूर करें, हेल्दी डिस्कशन, ना कि हम जो डॉक्टर आयशा साहब एक सवाल ये भी कि एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या पड़ेंगे और क्या ये बच्चे या जो लोग वहाँ पर
इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्या वो कभी इस जंग के बाद नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट सकेंगे? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। और ख़ास तौर पे क्योंकि जो हम विजुअल्स देख रहे हैं ना, और हम सेकेंडरी लोगों की हम अपनी बात नहीं कर रहे, जो वहाँ इन्वॉल्व हैं बच्चों की, जब हम देखते हैं तो वो खौफ से कांप रहे हैं। मतलब ना उनको अपने पेरेंट्स मिल रहे हैं, ना सिबलिंग्स मिल रहे हैं, जिनको मिल रहे हैं उनकी हालात कुछ और है। उनके दोस्त अगर स्कूल गोइंग बच्चे थे तो आधे दोस्त तो ख़त्म ही हो गए। इट्स अ ट्रॉमा ऑफ अनदर मैग्नीट्यूड ऑल टुगेदर। सो हम ये सोचते हैं कि ये कभी चले, अगर जब भी जंग रुकेगी कभी ना कभी तो ख़त्म होना ही पड़ेगा इस सिलसिले को। ये क्या बनेंगे आगे जाके, इनके साथ क्या होगा? द वंस हु सर्वाइव्ड। नहीं, you're absolutely right. So जो इम्पैक्ट एक और ये जो सिचुएशन है ना, ये ऐसा नहीं है कि अक्यूट अभी एक ट्रॉमा हुआ है। अगर हम उस वॉर उस कॉन्फ्लिक्टेड जो जोन है की बात करें तो ये इंटरजनरेशनल ट्रॉमा है जो चला आ रहा है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रन इट वाज जस्ट मैटर ऑफ व्हेन कि कब जो है वो इतनी क्लोजली चीजें जो हैं वो देखेंगे। इट वाज़न्ट मैटर ऑफ के ये होगा कि नहीं होगा। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि उस तरीके से जो है वो वाला इम्पैक्ट उन बच्चों पे बहुत डिफरेंट है। बट वॉर और जो क्रॉनिक ट्रॉमा चला आता है काफी टाइम से, वो डेफिनेटली चेंज कर देती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप जो है आप एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन के थ्रू या चेंजेस के थ्रू आप कंप्लीटली एक जो है चीजों को प्रिवेंट कर सके इन बच्चों के लिए फ्यूचर में। आई मीन दैट्स हार्ड टू से, बट वी आल्सो हैव टू सी कि हम नॉर्मेलिटी किसको कह रहे हैं, हम किस चीज को कह रहे हैं कि ये नॉर्मल जिंदगी जो है में वापस आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। उनके लिए क्या है नॉर्मल, उनके लिए जो है वो फंक्शनिंग क्या है, हमें उस चीज को भी देखना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जब कोई भी इंटरवेंशन करते हैं ना किसी जगह पे, तो फिर हमें वहाँ का कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए। सो डेफिनेटली जो है वो इम्पैक्ट इस पे होगा, और इसमें सिर्फ जो है वो मेंटल हेल्थ और के आउटकम्स के अलावा जो सोशियो इकोनॉमिक जो आपके फैक्टर्स होते हैं जो कि फिर जाके इम्पैक्ट करते हैं इनडायरेक्टली मेंटल हेल्थ को, वो सारी चीजें भी हम इम्पोर्टेंट है। बहुत चीजें बीच में देखनी है। वी टोटली एग्री विद यू, और एकदम से तो हम वी कैन नॉट इवन होप कि इस ट्रॉमा से कोई निकलेगा। डॉक्टर आयशा, थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल द टाइम वी हैव। जंग से बराह रास्त मुतासर होने वालों के साथ ये मनाजिर देखने वालों के लिए भी जहनी सदमे से एंड येट हम तो सेकंड टियर आ जाते हैं ना, तो हम तो अपना फिर भी टेक केयर कर लेंगे, डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब फिर भी कुछ हुआ जा सकता है। जो उधर है वो दैट्स अ टॉल ऑर्डर कि वो उनके साथ क्या होगा एंड हाउ दे विल बी एबल टू कोप विद इट। ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या एशियन गेम्स, पाकिस्तानी दस्ता हमेशा मायूसी करता है, मगर हमारे खुसूसी एथलीट्स ने कौम को इन मुकाबलों में कभी मायूस नहीं किया। और हमने हमेशा देखा है ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। हाल ही में चीन में होने वाले एशियन पैरा गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली ने गोल्ड मेडल अपने नाम करके कौम का सर फख्र से बुलंद किया है, और उन्होंने एशियन पैरा गेम्स में मेंस डिस्क थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और याद रहे, हैदर अली 2021 के पैरा ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुके हैं। हैदर अली हमारे साथ मौजूद है। ज़बरदस्त, हैदर अली बहुत बहुत मुबारक हो, और बड़ी ही खुशी होती है जब हमारे एथलीट्स बाहर जाएं और गोल्ड मेडल जीत के आएँ, क्योंकि हमें ये पता है कि ये बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ये काम जो है ये आसानी से नहीं होता। लेकिन आपको देख के तो लगता है कि आप तो जब मैदान में उतरते हैं तो गोल्ड गारंटीड होता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैर मुबारक जी। ये बस माँ बाप की दुआएं हैं और मेहनत है, और बाकी पाकिस्तानियों सब बहन भाइयों की दुआएं हैं। जिस अल्लाह ताला मौका देता है और अल्लाह ताला उस मौके में कि मुझे गोल्ड और मैं जीत जाता हूँ, ये आप सब की दुआएं हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, 2021 में भी आप गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, फिर अभी भी आपने हाल ही में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। उस वक्त की खुशी ज़रा डिफरेंट होगी क्योंकि पहला गोल्ड मेडल था, या इस दफ़ा उससे ज़्यादा खुशी हुई? नहीं जी, जो 2021 में मैंने गोल्ड लिया था वो भी पहला नहीं था। उससे पहले मैंने रियो जो पैरा ओलंपिक्स हुई थी उसमें मैं ब्रॉन्ज मेडल था, और जो बीजिंग 2008 में समर पैरा ओलंपिक्स हुई थी उसमें मैं सिल्वर मेडल था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो कामयाबियों का सिलसिला काफी देर से जारी है। लेकिन जो 2021 में मैंने गोल्ड मेडल लिया था वो पाकिस्तान हिस्ट्री का इंडिविजुअल इवेंट में ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स में वो वाहद एक ही गोल्ड मेडल आज तक जो मैं जीत मतलब कोई भी जीत सका है।
अच्छा, तो आप अपने आप को अपना सबसे ज़्यादा भारी हरीफ अपोनेंट किसको समझते हैं? क्योंकि अब तो आपका एक इस स्पोर्ट में डिस्कस थ्रो में आपका नाम बन गया है कि जब आप होते हैं पैरा गेम्स जब हो रही होती हैं तो आपने तो जीतना ही जीतना है। जी, सबसे ज्यादा तो मैं कंपटीटर पाकिस्तान को समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं क्यों इतनी अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट है, इतने मेडल्स हैं, तो यहाँ पर सहूलतें ही नहीं मिलती। मतलब इतने, एक तो होता है ना बंदे की परफॉर्मेंस ना हो तो फिर तो ठीक है, उसको इग्नोर किया जा रहा है, फिर ठीक है। एक बंदा अपनी 100% परफॉर्मेंस दे रहा है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 2008 में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था, 8 साल मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है। उसके बाद मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया, फिर 2018 में मैं डबल गोल्ड हुआ था एशियन पैरा गेम्स में, जब कि एशियन गेम में सिर्फ 3 ब्रॉन्ज मेडल थे, तो मेरे तब भी मैं डबल गोल्ड हुआ था वहां पर। अब उसके बाद मैंने टोक्यो में पाकिस्तान हिस्ट्री का इंडिविजुअल में पहला गोल्ड मेडल हासिल किया, उसके बाद अभी मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। लेकिन ज्यादा कंपटीटरों से परेशानी नहीं होती ना, मतलब कंपटीशन का प्रॉब्लम होती है, ज्यादा परेशानी होती है इधर पाकिस्तान में अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती, कोई स्पॉन्सरशिप इतना अच्छा नहीं है, कोई मतलब के सहूलतें नहीं है। अपने गुजरांवाला में खुद ही ये बात तो हमें पता है कि यहाँ स्पॉन्सरशिप ट्रेनिंग उस तरह बिल्कुल सीरियसनेस नहीं दी जाती जिस तरह हम बाहर के मुल्कों में सुनते हैं। आप किस तरह फिर मैनेज करते हैं? माशाल्लाह इतने सालों से आप लगे हुए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे ज्यादा तो जो मैं इस क्रेडिट दूंगा अपनी मतलब सारी चीजों को, तो मेरे वालिदैन है, मेरी फैमिली है जो मुझे सपोर्ट कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान वारदा का मैं एम्प्लॉयर हूँ, वो मुझे मतलब जो भी पे आती है घर में काम अपने ऊपर सबसे ज्यादा लगा लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी स्पोर्ट्स है उसमें मेहनत करनी है तो अपने ऊपर खर्चा भी करना पड़ता है, अपनी डाइट चीजों वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है। उसके अलावा अभी 2 साल हो गए ट्रिपल एसोसिएट है जो मुझे स्पॉन्सर कर रही है, तो खैर उनकी वजह से ही अभी जो थोड़ी बहुत जो अच्छी ट्रेनिंग होती है तो वो गुजरांवाले में रहकर हो पा रही है। लेकिन वैसे कितनी अफसोस की बात है, जब भी हुमा कोई गोल्ड मेडल हमारे जीत के आते हैं एथलीट्स, तो ऑफिशियल्स अथॉरिटीज़ हमेशा उनका एक ही शिकवा है कि सहूलियात नहीं होती। तो क्यों आखिर इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? जब आप परफॉर्म भी कर रहे हैं तो आपकी कभी ऑफिशियल से अथॉरिटी से बात नहीं हुई कि सर मैं गोल्ड मेडल जीत के आया हूं? साथ ये भी बता दें हैदर अली कि किस चीज़ की, किस किस्म की असिस्टेंस की ज़रूरत होती है जो कि आप खुद करते हैं? जी बिल्कुल, आप मेरी हिस्ट्री देखें मेरे मेडल्स की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने मेडल इतने मेगा इवेंट के मेरे अलावा आज तक पाकिस्तान में किसी भी नहीं जीते। मेरे पैरा ओलंपिक्स के 3 मेडल हैं, गोल्ड है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर मेडल है। मेरे एशियन गेम के 6 गोल्ड मेडल है। 2010 में मैं गोल्ड हुआ, 2018 में मैं डबल गोल्ड हुआ, अभी जो इधर चाइना में हुई है इसमें मैं गोल्ड हुआ हूँ। इसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा सिल्वर मेडल है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा गोल्ड मेडल भी है। लेकिन मुझे यही नहीं समझ आती कि इससे ज्यादा और बंदा क्या परफॉर्म करे कि ब्रांड्स को और बाकी इदारों को मेरी तरफ मतलब उनका ध्यान हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो परफॉर्मेंस 100% है, लेकिन उनकी तरफ से आज तक मुझे कोई इतना रिस्पांस नहीं मिला। हम आपके बात कर रहे हैं, साथ हम विजुअल्स भी लोगों को दिखा रहे हैं जहां आपको रिसीव किया गया और आप अपना मेडल गालिबन अपने वालिद साहब को पहना रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमें देख के। तो क्या एसोसिएशन से भी कोई लोग आपको रिसीव करने आए? क्योंकि पिछले कुछ स्पोर्ट्स में भी हमने देखा है कि हम जीत के आते हैं और आया कोई नहीं होता रिसीव करने। नहीं, जब मैं जीता था तो तब डीजी स्पोर्ट्स जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी हैं उनकी मुझे कॉल आई थी, और जब मैं लैंड हुआ हूं तो उनका मुकम्मल दस्त आया था मुझे रिसीव करने पाकिस्तान। अच्छा, ये भी जरा बताएं कि जब जीत के आते हैं उस वक्त तो कोई ना कोई इस्तकबाल करने आ जाता है, जब आप यहाँ से जा रहे होते हैं प्रैक्टिस करके और पूरा एक मोटिवेशन के साथ जा रहे होते हैं, तो कोई सी ऑफ करने भी जाता है? नहीं जी बिल्कुल नहीं, तब तो कोई ऐसे मामला नहीं होते। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि जीतने के बाद कुछ चीजें नजर आ जाती है, पहले तो बिल्कुल ही नहीं होता है। चले जी, और कोई अलाउंस वगैरह जाने से पहले, वापस जीत के आने के बाद कोई तोहफा, कोई इस किस्म की चीजें होती हैं? जी अभी तक तो नहीं, लेकिन कुछ सुनने में आ रहा है कि इंशाल्लाह पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड भी कर रहा है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी कर रहा है और पाकिस्तान वारदा भी कर रहा है, तो सुनने में आ रहा है। लेकिन अभी तक कोई मतलब ऑफिशियल या कोई इस तरह का कोई चीज नहीं अभी तक आई। चलें जी, कोई आपके साथ गया था जब आप ट्रैवल? आई एम वेरी क्यूरियस, क्योंकि हम बहुत स्पोर्ट्स का लिटरली इतना अफोर्ड नहीं कर सकते प्लेयर्स और एथलीट्स के वो अपने मैनेजर्स और अपने ट्रेनर्स को साथ ले जा सके। किस मोटिवेशन से जाते होंगे? तो आप अकेले जाते हैं? जब जाते हैं आपके साथ कौन होता है? नहीं, अब मुकम्मल टीम गई थी, हम 18 लोग गए थे। मेरा कोच था अकबर अली मुगल साहब जो नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी के मेंबर है, और मेरे कोच हैं वो साथ थे, और बाकी मेरे अलावा आर्ची की टीम थी, टेबल टेनिस की टीम थी, बैडमिंटन की टीम थी। लेकिन अच्छा लगा ये सुन के कि आपके साथ आपके कोच थे, क्योंकि हमने आपके साथ। जी जी बिल्कुल। चलें, जबरदस्त हैदर अली, बहुत बहुत मुबारक, और छा गए आप, जबरदस्त कर रहे हैं आप, और जियो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे।
बिल्कुल जी, हम तो हमेशा आपको पता है सबसे पहले होते हैं और हम देख लेते हैं कि कहाँ टैलेंट है और उनको देन वी गिव देम द अप्रिसिएशन दैट दे डिजर्व। इसमें साथ साथ हमने ये भी कहना है कि जो एसोसिएशंस हैं हमारी, सहूलियात दे दें, ट्रस्ट करें अपने टैलेंट पर। बहुत साल हो गए हैं इस बात को, कितना ये प्रूव करेंगे भाई। अब इनके साथ लग जाएं और इनको जितनी असिस्टेंस चाहिए थोड़ा सा तो करीब लाए ना। चले वर्ल्ड क्लास असिस्टेंस नहीं दे सकते तो ना दे, रीजनली देख लें कि और अल्लाह करे कि हम ये सुने कि जब ये कहते हैं कि सुनने में आ रहा है कि कुछ होने वाला है, तो कोई एक ऐसा एथलीट जरूर आए प्रोग्राम में जो कहे कि सुनने में नहीं, यकीनन ऐसा हो रहा है। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं मुबशर, आपने अभी हमें ज्वाइन किया है इस शो पे, हम कितने एथलीट से बात कर चुके हैं जो कि बाहर जीत के आते हैं। इवन पीपल लाइक अर्शद नदीम जिनका दुनिया में नाम बन चुका है, उनको भी स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको भी उस तरह वो असिस्टेंस, वो फैसिलिटीज नहीं मिलती। पीपल हैव सोल्ड देयर ओन एसेट्स, उन्होंने अपनी गाड़ियां, अपनी प्रॉपर्टीज बेच के तो वो बाहर जाते हैं कम्पीट करने के लिए। तो इस तरह होना नहीं चाहिए। और एक तरफ फिर वो टेंशन में डाला एक अजीब सी बात है कि क्रिकेट वाले पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हुए 60 लाख, 40 लाख, 11 लाख, 12 लाख की बात करते हैं। मैं सोचती हूँ कि ये लोग क्या सोचते होंगे कि देखो हम भी तो हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं और हमें 2 रुपए नहीं मिलते और उनको क्या क्या मिल जाता है। वैसे तो ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, लेकिन एक जगह जहाँ कुछ ना मिल रहा हो और वो गोल्ड मेडल जीत के आए और गोल्ड मेडल फिर भी ले आए, तो बनता है ना कि अब तो उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। कुछ सियासत की बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ ना हम के इधर इलेक्शंस भी होने हैं, बिल्कुल जो होने भी हैं या नहीं होने, लेकिन नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद जनाब मुल्क की सियासत नई करवट ले रही है। और जो हम इन दिनों में भी देख रहे हैं, सियासी राबते, मुलाकातों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। सियासत में एक हलचल सी नजर आ रही है। कानूनी रुकावटें अपनी जगह, लेकिन नवाज शरीफ अब इलेक्शन के लिए पूरी तरह सरगर्म होते दिखाई दे रहे हैं। कल उन्होंने रायबंड में बरसों बाद खुद इजलास की सदारत की। मुस्लिम लीग नून ने अब इलेक्शन का प्लान भी जारी कर दिया है। कल पहली बार जनवरी में इलेक्शन कराने का मुतालबा भी सामने आया है। नवाज शरीफ 10 नवंबर से मुल्क भर के दौरे शुरू करेंगे और पार्लिमानी बोर्ड की निगरानी भी करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी मंशूर कमेटी के सरबराह मुकर्रर हो गए हैं। पीपल्स पार्टी अब नवाज शरीफ पर लाडला प्लस के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। बाय द वे आई लव दीस टर्म्स, लाडला प्लस, फिर वसीम अकरम प्लस और इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं ना, बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। अच्छा जी, कहा जा रहा है कि सिस्टम उन्हें तमाम मदद फराहम कर रहा है और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने ऐसे इल्जामात पर कहा कि पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। 10 नवंबर तक कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों से पार्टी के टिकट के लिए दरख्वास्तें हासिल की जाएंगी। कायद नवाज शरीफ ने यह भी फैसला किया है कि वो 4 सूबों का भी अनकरीब दौरा करेंगे और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत के अलावा मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के अफराद से भी मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। अच्छा जी, एहसन इकबाल ने क्या कहा वो तो आपने जान लिया। अभी बड़ी जमातें तो इलेक्शन के लिए अपनी तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी हैं। तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं वो यही बयानात दे रहे हैं कि तैयारियां शुरू हो गई हैं इलेक्शन की। लेकिन छोटी हो या कोई बड़ी नई जमातें हो, जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है। और हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं परवेज़ खटक अपनी PTI पार्लियामेंटेरियंस में नए रहनुमाओं को दावत दे रहे हैं, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आए दिन कोई सियासी रहनुमा शमूलियत इख्तियार करा है। पिछले दिनों PTI के सीनियर रहनुमा फ़ारूक हबीब और अंदलीब अब्बास ने जहांगीर तरीन पर एतमाद का आज़म किया। और कल हमने देखा कि गुलाम सरवर खान भी IPP को प्यार। IPP इज द न्यू पार्टी इन टाउन, इस्तेहकाम पाकिस्तान। बिल्कुल। अच्छा जी, वो बात और है कि इन सियासी रहनुमाओं पर 9 में वाक़यात में मुलव्वस होने की भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और बहरहाल IPP की हिकमत अमली यही बता रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टेबल्स को जमात में शामिल करना चाहती है। नेचुरली वो उन्होंने भी अपने आप को जमाना है तो इलेक्टेबल्स को ही लेना होगा। PTI के साबिक रहनुमा फैसल वाउडा ने तो नून लीग और IPP में इत्तेहाद की पेशगोई भी कर दी है। अब एक्चुअली हुआ क्या है कि जब मियाँ साहब वापस आए उस तकरीर के अंदर सबको गेम समझ में आ गई कि नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान, खटक और आज़ाद ये एक लॉबी बन के गवर्नमेंट की तरफ जा रही है। पीपल्स पार्टी और ये जो मैंगल साहब हैं जो इत्तेहादी थे, उनको लग रहा है कि हमारे साथ तो गेम हो गई, हमें इस्तेमाल भी कर लिया। मज़े इन्होंने दो सब ने एक दूसरे के साथ लूटे हैं। इस PDM की 16 महीने की हुकूमत ने केसेस भी माफ़ करवाए, उधार भी चढ़ाया, कर्जे भी चढ़ाए, तबाह भी कर दिया मुल्क में, महंगाई भी लिया है, बर्बाद भी कर दिया मुल्क को, लेकिन मज़े सब ने लूटे। उसके बाद अब इनके पास शर्म भी नहीं है कि मुनाफकत करते हैं। वहाँ पीपल्स पार्टी मुनाफकत करती है, वो इनके बारे में बुरा भला कहती है, मैंगल साहब कह रहे हैं, मौलाना साहब कह रहे हैं,
अब इनका गेम हो गई और ये पॉलिटिकल चेस है, इनको इस्तेमाल किया टिश्यू पेपर की तरह। किसने इस्तेमाल किया? मियां पीडीएम ने किया, और अब पीडीएम इस्तेकाम पाकिस्तान और खट्टक साहब की तरफ आज़ाद की तरफ देख रही है, हुकूमत बनाने की जरूरत है, उनके हक का गेम हो गई। वैसे इस्तेमाल किया टिश्यू पेपर की तरह, मतलब ऑल पार्टीज डू दैट। तो और इस सारे सिनेरियो से ये लग रहा है कि नई जमातों का बड़ा अहम किरदार होगा इलेक्शन में भी और इलेक्शन के बाद भी। आईपीपी की तर्जुमान फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो फिरदौस साहब आपसे यही पूछना चाहेंगे, हमें नज़र आ रहा है कि सारे एक दूसरे से मिल रहे हैं और बहुत ही अरसे बाद हम देख रहे हैं बड़ा खुशगवार माहौल में बातचीत जो है वो सारी पार्टीज़ की दूसरी पार्टियों से चल रही है और इलेक्शन की डेट पर भी बात हो रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग। आप समझती हैं कि अभी फ्यूचर जो हम पॉलिटिक्स देख रहे हैं वो ज़रा बेहतर माहौल में होंगी और ख़ास तौर पे चोर डाकू टाइप इल्ज़ामात वगैरह लगने के कम चांसेस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि इंतशार और ज़ातियात की सियासत ने इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया और अब वक्त आ गया है कि डायलॉग की सियासत को शुरू किया जाए और डायलॉग ही एक वाहिद वे फॉरवर्ड है जो सियासी जमातों को अपने अपने नज़रिए प्लेटफार्म पे रह के अपनी अपनी सियासी क़ुव्वत और ताकत दिखाने का मौका फ़राहम करता है। जो तू तकरार और बद तहजीबी की गालम गलोच की सियासत थी उसे अल्टीमेटली ना सिर्फ अदारों को उनका तकद्दस पमाल किया बल्कि उम्मीदवारों का भी तशख़्ख़ुस जो है वो तहस नहस कर दिया। और जहाँ पे अदारों के तकद्दस की पमाली के साथ उम्मीदवारों के तशख़्ख़ुस की जिस तरह से पब्लिकली जो है ह्यूमिलेशन हुई, अब इस बात की ज़रूरत को तमाम पॉलिटिकल थिंक टैंक, वो सियासी कारकुन और सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ है इस नुक्ते पे कि हमें सियासत के अंदर कभी अपने दरवाज़े बंद नहीं करने और ख़ास तौर पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो उस इंतशार की सियासत को ख़त्म करने के लिए पुरज़म है और हम यकजहती की सियासत और कौम को इकट्ठा करने की सियासत करना चाहते हैं। जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब का ये मौक़िफ़ है कि हम अपने अपने मोर्चे पे अपने मौक़िफ़ पे डट के अपने नज़रिए की और अपने मैनिफेस्टो की हिफाजत करें और उसकी बुनियाद पे वोट लें। किसी की शख्सियात को क्रिटिसाइज़ करके या फ़र्द वाहद को फोकस करके उस पर कीचड़ उछाल के वो नूरी नात मौला जट की जो भड़कें थी उससे सियासी मूवी तो हिट हो सकती है लेकिन मुल्क को उससे बेपना नुकसान पहुंचता है। तो लिहाजा ये एक मुस्बत पेशरफ्त है और सियासत के अंदर जो है ये ताज़ा हवा का झोंका है क्योंकि घुटन, इंतशार, गाली गलोच और एक दूसरे के साथ खींचा तानी की सियासत के बाद एक मुफाहमत की सियासत जो है वो अल्टीमेटली इस मुल्क की ज़रूरत है और हम मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। एक दावा कुछ ये भी सामने आ रहा है कि अगली हुकूमत में मुस्लिम लीग नून और कुछ दीगर ग्रुप्स के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी शराकतदार होगी। क्या इस सिलसिले में किसी इत्तेहाद के लिए आप लोगों की कोई बात हुई है या ऐसा इरादा है कि मुस्लिम लीग नून को भी इंगेज किया जाए? देखिए, सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। आज के हरीफ कल के हलीफ होते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे अहम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो मोर्चा है वहाँ से ये देखने की ज़रूरत है कि हम क्या फोकस कर रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है, हमारा एजेंडा क्या है। हम इस मुल्क के अंदर अगर तो PMLN या PDM की दीगर जमातों के साथ मिल के हुकूमत बनाना ही हमारा मकसद होता तो फिर हम उन जमातों के अंदर जो है वो अपनी अपनी सीट पे अकोमोडेट हो के तो अपने मकासद अचीव कर सकते थे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का फोकस जो है वो ग्रैंड इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट है और उस नेशनल और पब्लिक इंटरेस्ट को जब हम यकजा करते हैं तो फिर डेफिनेटली वो आजमाए हुए चेहरे और सियासी जमातें और शख्सियात जिन्हें 3-3 बार वज़ीर आज़म बनने का और 7-7 दफ़ा वज़ीर आला बनने का मौका मिलता रहा, तो अगर वो इतना
नादर मौके जो है वो मिलने के बावजूद डिलीवर नहीं कर सके तो यकीनन दोबारा उन आजमायों को मौका देना और उनके साथ किसी इल्हाक या किसी शराकतदारी की बात करना जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मौजूदा हालात और सूरत हाल के अंदर किसी तरह भी मुमकिन नहीं है। हाँ, इलेक्शन के बाद जो सियासतदारी और शराकतदारी है वो इलेक्शन के बाद का मरहला है कि कौम किसको चुनती है, किसके पास मैंडेट आता है और उसके बाद कौन सी सियासी जमातें जो है वो लाइट माइंडेड आपस में बैठ के इस मुल्क को गर्दाब से निकालने के लिए कोई हिकमत अमली तय कर सकती हैं। अच्छा, फिरदौस आप ये भी बताएं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम के वक्त आपका एलानिया नज़रिया ये था कि हम 9 मई वाले नहीं हैं और इसके मुखालिफ हैं, लेकिन आजकल जो भर्तियां हो रही हैं जो हम देख रहे हैं उसमें वो लोग शामिल हैं जो कई माह तक 9 मई वाक़यात का दिफा करते रहे। नदीब अब्बास हो जाए, फ़ारूक हबीब, गुलाम सरवर, ये सारे वही लोग हैं। तो क्या इलेक्टेबल समझ कर इन्हें एमनेस्टी दे दी गई है, वरना और तो कोई बात समझ नहीं आ रही कि इनको क्यों लिया जाएगा? देखिए, 9 मई के वाक़े की मजम्मत करना और उसे तारीख और स्याह दिन के तौर पे याद रखना और अलमनाक वाक़े के तौर पे उसको दोहराते रहना, ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो है सबसे बड़ा हमारे मैनिफेस्टो का जुज़ भी है और हम ये समझते हैं कि ये दिन जो है उसने पाकिस्तान को ना सिर्फ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्पोर्ट्स पर्सन IPP अपने मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। एक ट्रिब्यूट देना है? जी प्लीज़ देना। मारूफ मिर्ज़ा निगार फ़ारूक कैसर और हम सबके अंकल सरगम का आज 78वां यौम पैदाइश है। और अंकल सरगम ने करियर का आगाज़ 1970 में बच्चों के प्रोग्राम अक्कड़ बक्कड़ से किया था और मशहूर TV प्रोग्राम्स में कलियां, सरगम और डार्क टाइम भी शामिल हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि फ़ारूक कैसर को शोहरत PTV के मशहूर प्रोग्राम कलियां में इंटरेस्टिंगली आज का गूगल डूडल ज़रूर आप देखिएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो गूगल अपना डूडल बदल देता है। वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो। टेक केयर।